चैप्टर 5 वेरिएट्स में वे ब्लोंड वीनस का 34वां प्रदर्शन कर रहे थे। पहला एक्ट अभी अभी समाप्त हुआ था और ग्रीन रूम में सिमोन छोटी धोबी की पोशाक में एक कंसोल टेबल के सामने खड़ी थी, जिस पर एक दर्पण लगा हुआ था और जो ड्रेसिंग रूम के गलियारे के अंत में तिरछे खुलने वाले दो कोने वाले दरवाजों के बीच में स्थित था। उसके साथ कोई नहीं था और वह अपने चेहरे की जांच कर रही थी और अपने मेकअप को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से अपनी आंखों के नीचे अपनी उंगली को ऊपर नीचे रगड़ रही थी। दर्पण के दोनों ओर गैस जेट उसे गर्म कच्ची रोशनी से भर रहे थे। क्या वह आ गया है? प्रूलियर ने अल्पाइन एडमिरल की पोशाक में कमरे में प्रवेश करते हुए पूछा, जिसमें एक बड़ी तलवार, विशाल टॉप बूट और पंखों का एक विशाल गुच्छा था। तुम्हारा मतलब किससे है? सिमोन ने कहा, उसकी ओर ध्यान न देते हुए और आईने में देखकर हंसने लगी ताकि देख सके कि उसके होंठ कैसे दिख रहे हैं। राजा, मुझे नहीं पता, मैं अभी अभी नीचे आया हूँ। ओह, वो निश्चित रूप से आज रात यहाँ आने वाला है, वह हर बार आता है। प्रूलियर कंसोल टेबल के सामने चूल्हे के पास आ गया था, जहाँ कोक की आग धधक रही थी और दो और गैस जेट चमक रहे थे। उसने अपनी आंखें उठाईं और अपने दाहिने हाथ और बाएं हाथ पर घड़ी और बैरोमीटर को देखा। उन पर प्रथम साम्राज्य की शैली में अलंकरण के रूप में सोने के रंग के स्फिंक्स लगे थे। फिर वह कानों वाली एक बड़ी कुर्सी पर लेट गया, जिसका हरा मखमल 4 पीढ़ियों के हास्य कलाकारों ने इतना पहना था कि वो कई जगहों पर पीला दिखाई दे रहा था, और वह वहीं रुक गया, बिना हरकत वाले अंगों और खाली आंखों के साथ, उस थके हुए और हार मानने वाले रवैये में जो उन अभिनेताओं के लिए विशिष्ट है जो मंच पर जाने से पहले लंबे समय तक इंतजार करने के आदी हैं। बूढ़ा बोस्क भी अभी अभी आया था। वो एक पैर को दूसरे के पीछे घसीटता हुआ और खांसता हुआ आया। उसने एक पुराना बॉक्स कोट लपेटा हुआ था, जिसका एक हिस्सा उसके कंधे से इस तरह खिसक गया था कि राजा डागोबट का सोने से लदा लबादा दिखाई दे रहा था। उसने अपना मुकुट पियानो पर रख दिया और एक दो पल के लिए उदास होकर अपने पैर पटकते हुए खड़ा रहा। शराब के नशे में उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन वह इन सब के बावजूद एक बेहतरीन बूढ़ा आदमी लग रहा था, और उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उसके उस उग्र शराबी चेहरे को एक सचमुच सम्मानजनक रूप दे दिया था। फिर कमरे के सन्नाटे में, जब ओलों की बौछार आंगन की ओर देखने वाली बड़ी खिड़की के शीशों पर पड़ रही थी, उसने घृणा से खुद को हिलाया। कितना गंदा मौसम है, वह गुर्राया। सिमोन और प्रूलिया हिले नहीं। 4 या 5 तस्वीरें, एक परिदृश्य, अभिनेता वर्नेट का एक चित्र गैस की गर्म चमक में पीला पड़ गया, और पोटिया की एक मूर्ति, जो कि वेरिएट्स के अतीत के गौरवों में से एक है, अपनी कुर्सी से खाली आंखों से देख रही थी। लेकिन तभी बाहर से आवाजें गूंजने लगीं। ये फॉन्टन था, जो दूसरे एक्ट के लिए तैयार था। वो एक युवा बांका था, और उसके कपड़े, यहाँ तक कि उसके दस्ताने भी पूरी तरह से पीले थे। अब कहो कि तुम्हें नहीं पता, उसने चिल्लाते हुए इशारा किया। आज मेरे संरक्षक संत का दिन है। क्या? सिमोन ने मुस्कुराते हुए पूछा, मानो उस आदमी की बड़ी नाक और विशाल, हास्यपूर्ण मुंह ने उसे आकर्षित किया हो। क्या तुम अकिल के नाम पर जवाब देते हो? बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं उनसे मैडम ब्रॉन से कहूंगा कि दूसरे एक्ट के बाद शैंपेन भेज दें। कुछ सेकंड तक दूर से घंटी बजती रही। लंबे समय से सुनाई देने वाली आवाज धीमी होती गई, फिर तेज होती गई, और जब घंटी बंद हुई तो सीढ़ियों से ऊपर और नीचे की ओर एक चीख गूंजी, जब तक कि वह गलियारे में खो नहीं गई। दूसरे एक्ट के लिए सभी स्टेज पर हैं। दूसरे एक्ट के लिए सभी स्टेज पर हैं। आवाज नजदीक आ गई, और एक छोटा पीला चेहरा वाला आदमी ग्रीन रूम के दरवाजों के पास से गुजरा, जिनमें से प्रत्येक के बाहर वह अपनी तीखी आवाज में चिल्लाया, दूसरे एक्ट के लिए स्टेज पर हैं। अरे वाह, ये शैंपेन है, प्रूलियरे ने शोरगुल सुने बिना कहा। तुम समृद्ध हो रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसे कैफे से मंगवा लेता, बूढ़े बोस्क ने धीरे से कहा। वो हरे मखमल से ढकी एक बेंच पर बैठा था और उसका सिर दीवार से टिका हुआ था। लेकिन सिमोन ने कहा कि मैडम ब्रॉन की छोटी छोटी सुविधाओं पर विचार करना हर किसी का कर्तव्य है। उसने उत्साह से अपने हाथ ताली बजाए और फॉन्टन को अपनी निगाहों से निगल लिया, जबकि उसकी लंबी बकरी जैसी शक्ल लगातार आंखों, नाक और मुंह को हिलाती रही। ओह, वो फॉन्टन!
वह बुदबुदाए, उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं। ग्रीन रूम के 2 दरवाजे खुले हुए थे और विंग्स की ओर जाने वाले गलियारे में थे। और पीली दीवार के साथ, जो कि एक गैस लैंप से चमकीली रोशनी में थी, तेजी से आगे बढ़ती हुई परछाइयों की एक कतार गुजरी वेशभूषा में पुरुष, अपने कम कपड़ों पर शॉल ओढ़े महिलाएं, एक शब्द में, दूसरे अभिनय के सभी पात्र जो जल्द ही बॉले नोयरे में बॉल में नकाबपोशों के रूप में दिखाई देंगे। और गलियारे के अंत में पैरों की सरसराहट सुनाई दी, क्योंकि ये लोग मंच की ओर जाने वाली 5 लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। जब बड़ी क्लैरिस दौड़ती हुई चली गई, तो सिमोन ने उसे बुलाया, लेकिन उसने कहा कि वह तुरंत वापस आ जाएगी। और वास्तव में वह लगभग तुरंत फिर से प्रकट हुई, पतली अंगर की और दुपट्टे में कांप रही थी जिसे उसने आइरिस के रूप में पहना था। भगवान मेरा भला करे, उसने कहा, ये गर्म नहीं है और मैंने अपने फर को ड्रेसिंग रूम में छोड़ दिया है। फिर जब वह चिमनी के सामने खड़ी होकर अपने गुलाबी रंग के गर्म चड्डी में अपने पैरों को सेक रही थी, तो उसने फिर कहा, राजकुमार आ गया है। ओह! बाकी लोगों ने अत्यंत जिज्ञासा से चिल्लाया। हाँ, इसलिए मैं भागकर नीचे आया था, मैं देखना चाहता था। वह दाईं ओर पहले स्टेज बॉक्स में है, वही जहां वह गुरुवार को था। इस हफ्ते वह तीसरी बार आया है न? वह नाना है। खैर, वह किस्मत की राह पर है। मैं शर्त लगाने को तैयार था कि वह फिर कभी नहीं आएगा। सिमोन ने बोलने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन उसकी बातें ग्रीन रूम के पास से आए एक नई चीख में दब गईं। गलियारे में कॉलबॉय अपनी तीखी आवाज में चिल्ला रहा था, उन्होंने दस्तक दी है। 3 बार, सिमोन ने कहा जब वह फिर से बोलने में सक्षम हो गई। ये रोमांचक हो रहा है। तुम्हें पता है, वह उसके घर नहीं जाएगा, वह उसे अपने घर ले जाता है। और ऐसा लगता है कि उसे इसके लिए भी भुगतान करना होगा। हे भगवान, ये तब होता है जब किसी को बाहर जाना ही पड़ता है, प्रूलियर ने दुष्टता से कहा, और वह आखिरी बार आईने में देखने के लिए उठ खड़ा हुआ, जैसे वह एक सुंदर लड़का बन गया हो जिसे बक्से बहुत पसंद करते थे। उन्होंने दस्तक दी है, उन्होंने दस्तक दी है। कॉलबॉय बार बार यही कहता रहा, जो धीरे धीरे दूर जाकर धीमी पड़ गई, जैसे जैसे वह विभिन्न मंजिलों और गलियारों से गुजरता गया। इसके बाद फॉन्टेन को पता था कि राजकुमार और नाना की पहली मुलाकात में ये सब कैसे हुआ था। उसने दोनों महिलाओं को पूरी कहानी सुनाई, जबकि वे दोनों उसके सामने खड़ी हो गईं, और जब भी वो उनके कानों में कुछ बातें फुसफुसाने के लिए झुकता, तो वे जोर जोर से हंसने लगतीं। बूढ़ा बोस्क कभी भी 1 इंच भी नहीं हिला, वो पूरी तरह से उदासीन था। अब उसे इस तरह की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो एक बड़ी कछुआखोर बिल्ली को सहला रहा था जो बेंच पर मुड़ी हुई लेटी थी। उसने ये बहुत खूबसूरती से किया और उसे अपनी बाहों में लेकर समाप्त किया, जिसमें कोमल स्वभाव वाला एक थका हुआ राजा बन गया। बिल्ली ने अपनी पीठ को मोड़ा और फिर, बड़ी सफ़ेद दाढ़ी को लंबे समय तक सूंघने के बाद, जिसकी चिपचिपी गंध से निस्संदेह उसे घृणा हुई, वह मुड़ी और खुद को सिकोड़ते हुए उसके बगल में बेंच पर फिर से सो गई। बोस्क गंभीर और तल्लीन रहा। ये सब ठीक है, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे रेस्तरां में शैंपेन पीना चाहिए, वहाँ ये बेहतर है, उन्होंने अचानक फॉन्टेन को संबोधित करते हुए कहा जब उन्होंने अपना गायन समाप्त कर लिया था। पर्दा उठ गया। कॉलबॉय फटी और लंबी चौड़ी आवाज में चिल्लाया, पर्दा उठ गया, पर्दा उठ गया। कुछ क्षणों तक चीख पुकार सुनाई देती रही, इस दौरान तेज कदमों की आवाज भी आती रही। गलियारे के अचानक खुले दरवाजे से संगीत की आवाज और दूर से आती आवाजें सुनाई देने लगी, और फिर दरवाज़ा फिर से बंद हो गया और आप उसकी धीमी आवाज़ सुन सकते थे क्योंकि वह एक बार फिर अपनी जगह पर आ गया था। ग्रीन रूम में फिर से एक भारी, शांतिपूर्ण माहौल छा गया, मानो ये जगह उस घर से 100 मील दूर हो जहां भीड़ तालियां बजा रही थी। सिमोन और क्लैरिस अभी भी नाना के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ एक लड़की थी जो कभी भी जल्दी नहीं करती थी। क्यों? कल वह फिर से बहुत देर से आई थी, लेकिन वहाँ एक सन्नाटा था क्योंकि एक लंबी युवती ने अभी अभी अपना सिर दरवाजे पर घुमाया था और ये देखकर कि उसने गलती की है, गलियारे के दूसरे छोर पर चली गई थी। वह सेटिन थी।
टोपी और एक छोटा घूंघट पहने हुए वह एक महिला की तरह व्यवहार कर रही थी जो किसी से मिलने जा रही हो। एक सुंदर वेश्या, प्रुलियरे ने बड़बड़ाते हुए कहा, जो पिछले 1 साल से कैफे डेस वेरिएट्स में उससे मिल रहा था। और इस पर सिमोन ने उन्हें बताया कि कैसे नाना ने सेटन में एक पुराने स्कूल के साथी को पहचान लिया था, उसे बहुत पसंद किया था और अब वो बोडेनवे को परेशान कर रही थी कि वो उसे पहली बार मंच पर आने दे। कैसे हो? फॉन्टन ने मिग्नन और फॉचेरी से हाथ मिलाते हुए कहा, जो अब कमरे में आ गए थे। बूढ़े बोस्क ने स्वयं उन्हें अपनी उंगलियों के पोरों से इशारा किया, जबकि दोनों महिलाएं मिग्नन को चूम रही थीं। आज शाम को घर अच्छा है? फाउचेरी ने पूछा। ओह, बहुत बढ़िया, प्रुलियर ने जवाब दिया। तुम्हें उन्हें मुंह बाए देखना चाहिए। मैं कहती हूँ, मेरे प्यारे बच्चों, मिग्नन ने टिप्पणी की, अब तुम्हारी बारी होनी चाहिए। ओह, सब कुछ सही समय पर हुआ। वे अभी चौथे दृश्य पर ही थे, लेकिन बोस्क सहज ज्ञान के अनुसार उठ खड़ा हुआ, जैसे एक बूढ़ा अभिनेता जो महसूस करता है कि उसका संकेत आ रहा है। उसी क्षण कॉलबॉय ने दरवाजा खोला। महाशय बोस, उसने फोन। मैडमोसेले सिमोन। सिमोन ने फर लाइन वाली पैलेस को तेजी से अपने कंधों पर डाला और बाहर चली गई। बोस्क ने बिना किसी जल्दबाजी के जाकर अपना मुकुट उठाया, जिसे उसने अपने माथे पर थपथपाकर टिकाया। फिर अपने ग्रेटेकोट में खुद को अस्थिर रूप से घसीटते हुए वह बड़बड़ाते हुए और ऐसे परेशान दिख रहे थे जैसे किसी व्यक्ति को बुरी तरह परेशान किया गया हो। आप अपने पिछले नोटिस में बहुत मिलनसार थे, फॉन्टन ने फॉचेरी को संबोधित करते हुए कहा। लेकिन आप ये क्यों कहते हैं कि कॉमेडियन घमंडी होते हैं? हाँ, मेरे छोटे दोस्त, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मिग्नन ने चिल्लाते हुए अपने विशाल हाथों को पत्रकार के पतले कंधों पर इतनी ताकत से रखा कि वो लगभग दोगुना हो गया। प्रुलिया और क्लैरिस ने जोर से हंसने से परहेज किया। पिछले कुछ समय से पूरा समूह पर्दे के पीछे चल रही कॉमेडी से मनोरंजन प्राप्त कर रहा था। मिग्नन अपनी पत्नी की सनक से उन्मत्त हो गया था और इस विचार से परेशान था कि यह आदमी फॉचेरी उसके घर में एक संदिग्ध बदनामी के अलावा कुछ नहीं लाया है। उसने पत्रकार से दोस्ती के संकेतों से अभिभूत होकर उससे बदला लेने का विचार बनाया था। इसलिए हर शाम जब वो पर्दे के पीछे उससे मिलता था, तो वो उसकी पीठ और कंधों पर दोस्ताना थपकी देता था, जैसे कि कोमलता के विस्फोट से काफी बह गया हो। और फॉचेरी, जो इस तरह के विशालकाय की तुलना में एक कमजोर, छोटा आदमी था, रोज के पति से झगड़ा न करने के लिए तनावपूर्ण मुस्कान के साथ आरोप स्वीकार करने के लिए मजबूर था। आहा, मेरे दोस्त, तुमने फॉन्टन का अपमान किया है, मिग्नन ने फिर से कहा, जो मजाक को जबरदस्ती करने की पूरी कोशिश कर रहा था। सावधान रहो। एक दो उसकी छाती के बीच में घुस गया। उसने झपट्टा मारा और युवक पर इतनी जोर से वार किया कि वो बहुत पीला पड़ गया और कुछ सेकंड तक बोल नहीं सका। पलक झपकाकर क्लैरिस ने दूसरों को दिखाया कि ग्रीन रूम की दहलीज पर रोज मिग्नन कहाँ खड़ी थी। रोज ने ये दृश्य देखा था और वो सीधे पत्रकार के पास गई, जैसे कि उसने अपने पति को नोटिस करना भूल गई हो, और नंगे हाथों और बच्चे की पोशाक में पैर की उंगलियों पर खड़ी होकर उसने अपना चेहरा उसके सामने एक दुलार शिशु भाव से दिखाया। गुड इवनिंग, बेबी, फॉचेरी ने उसे आत्मीयता से चूमते हुए कहा। इस तरह उसने खुद को दोषी ठहराया। हालांकि मिग्नन ने इस चुंबन को नहीं देखा, क्योंकि थिएटर में हर कोई उसकी पत्नी को चूमता था। लेकिन वह हंसा और पत्रकार को एक तीखी नज़र से देखा। रोज की बहादुरी की कीमत उसे जरूर चुकानी पड़ेगी। गलियारे में कसकर बंद किया गया दरवाज़ा खुला और फिर बंद हो गया, और तालियों की गड़गड़ाहट ग्रीन रूम तक फैल गई। सिमोन अपने दृश्य के बाद अंदर आई। ओह, फादर बोस्क ने अभी अभी इसको किया है, वह चिल्लाए। राजकुमार हंसी से पागल हो गया और बाकी लोगों के साथ तालियां बजा रहा था जैसे कि उसे पैसे मिले हों। मैंने पूछा, क्या तुम स्टेज बॉक्स में राजकुमार के बगल में बैठे बड़े आदमी को जानते हो? एक सुंदर आदमी, बहुत शांत भाव और शानदार मूंछों वाला। ये काउंट मुफ्त है, फॉचेरी ने जवाब दिया। मुझे पता है कि राजकुमार ने परसों महारानी के घर पर उसे आज रात के खाने पर आमंत्रित किया था। उसके बाद वो उसे भ्रष्ट कर देगा, तो वह काउंट मुफेट है। हम उसके ससुर को जानते हैं, है न?
ऑगस्टे। रोज ने मिग्नन को संबोधित करते हुए कहा, तुम मार्क्विस डी चॉड को जानते हो, जिसके घर में गाने गई थी। खैर, वह भी घर में है। मैंने उसे एक बक्से के पीछे देखा। तुम्हारे लिए एक बूढ़ा लड़का है। प्रोलियर, जिसने अभी अभी अपने विशाल पंख लगाए थे, मुड़ा और उसे बुलाया। हाय रोज, चलो अब चलें। वह अपनी बात अधूरी छोड़कर उसके पीछे भागी। उस समय थिएटर की द्वारपाल मैडम ब्रॉन अपनी बाहों में एक बहुत बड़ा गुलदस्ता लेकर दरवाजे से गुजरी। सिमोन ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा कि क्या यह उसके लिए है, लेकिन द्वारपाल महिला ने कोई उत्तर नहीं दिया और केवल गलियारे के अंत में नाना के ड्रेसिंग रूम की ओर अपनी ठुड्डी को इंगित किया। ओह, वो नाना! वे उसे फूलों से लाद रहे थे। फिर जब मैडम ब्रॉन वापस लौटी तो उसने क्लैरिस को एक पत्र दिया, जिसने एक दबी हुई शपथ को अपने से दूर जाने दिया। फिर से वही भिखारी ला फालोइस। एक ऐसा आदमी था जो उसे अकेला नहीं छोड़ता था, और जब उसे पता चला कि वह सज्जन द्वारपाल के लॉज में उसका इंतजार कर रहा था तो वह चीख पड़ी। उसे बताओ कि मैं इस हरकत के बाद नीचे आ रहा हूँ। मैं उसके चेहरे पर एक घूंसा मारूंगा। फॉन्टन चिल्लाते हुए आगे बढ़ा। मैडम ब्रॉन, बस सुनिए, कृपया सुनिए, मैडम ब्रॉन। मैं चाहता हूं कि आप कार्यक्रमों के बीच में 6 बोतल शैंपेन भेज दें। लेकिन कॉलबॉय फिर से प्रकट हो गया था। उसकी सांस फूल रही थी और वह गाना गाते हुए चिल्लाया, सबको मंच पर जाना है। अब आपकी बारी है, महाशय फॉन्टन। जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ, फादर बेरिलोट, फॉन्टन ने हड़बड़ाहट में उत्तर दिया। और वह मैडम ब्रॉन के पीछे दौड़ा और बोला, समझे, है न? ग्रीन रूम में एक्ट्स के बीच में 6 बोतल शैंपेन। यह मेरे संरक्षक संत का दिन है और मैं शोर मचा रहा हूँ। सिमोन और क्लैरिस स्कट की सरसराहट के साथ चले गए थे। हर कोई दूर में समा गया था, और जब गलियारे का दरवाज़ा अपनी सामान्य खोखली आवाज़ के साथ बंद हुआ तो अब शांत हो चुके ग्रीन रूम में खिड़कियों से टकराते हुए ताज़े ओलों की बौछार सुनाई दी। बेरिलोट, एक छोटा, पीला चेहरा वाला बूढ़ा, जो 30 साल से थिएटर में नौकर था, परिचित ढंग से मिग्नन की ओर बढ़ा और उसे अपना खुला स्नफ बॉक्स पेश किया। चुटकी की इस पेशकश और उसके स्वीकार ने उसे सीढ़ियों से ऊपर नीचे और ड्रेसिंग रूम के गलियारे में अपने अंतहीन करियर में 1 मिनट का आराम दिया। उसे निश्चित रूप से अभी भी मैडम नाना को देखना था, जैसा कि वह उसे बुलाता था, लेकिन वह उन लोगों में से एक थी जो अपनी मीठी इच्छा का पालन करती थी और दंड की परवाह नहीं करती थी। क्यों? अगर वह बहुत देर से आना चाहती थी तो वह बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन वह रुक गया और बहुत आश्चर्य से बुदबुदाया, अच्छा, मैं कभी नहीं। वह तैयार है, वह यहाँ है। उसे पता होना चाहिए कि राजकुमार यहाँ है। दरअसल नाना गलियारे में दिखाई दी। वह मछली डायन की तरह कपड़े पहने थी। उसकी बाहें और चेहरा सफ़ेद रंग से पुता हुआ था और उसकी आंखों के नीचे लाल रंग के 2 धब्बे थे। ग्रीन रूम में प्रवेश किए बिना उसने मिग्नन और फॉचेरी को सिर हिलाकर खुद को संतुष्ट कर लिया। कैसे हो? तुम ठीक तो हो? केवल मिग्नन ने अपना हाथ हिलाया और वह शाही अंदाज में अपने रास्ते पर चली गई। उसके पीछे उसकी ड्रेसर थी, जो उसकी स्कर्ट की तहों को ठीक करने के लिए झुकते समय लगभग उसकी एड़ी पर चढ़ गई थी। ड्रेसर के पीछे सेटिन आई, जुलूस को बंद करते हुए और महिला को शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, हालांकि वह पहले से ही उब चुकी थी। और स्टीनर? मिग्नन ने तीखी आवाज में पूछा। महाशय स्टीनर लोयरेट चले गए हैं, बेरिलोट ने मंच के पड़ोस में लौटने की तैयारी करते हुए कहा। मुझे लगता है कि वे उस इलाके में कोई देहाती जगह खरीदने गए हैं। हाँ, मुझे पता है, नाना का देहाती घर। मिग्नन अचानक गंभीर हो गया था। ओह, वो स्टीनर, उसने पुराने दिनों में रोज को एक बढ़िया घर देने का वादा किया था। खैर, किसी पर गुस्सा करना ठीक नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसे फिर से जीतना होगा। फायरप्लेस से कंसोल टेबल तक मिग्नन विचारों में डूबा हुआ था, फिर भी परिस्थितियों से पराजित नहीं हुआ था। अब ग्रीन रूम में फॉचेरी और उसके अलावा कोई नहीं था। पत्रकार थक गया था और उसने खुद को बड़ी कुर्सी के पीछे फेंक दिया था। वो वहां आधी बंद आंखों के साथ और जितना हो सके उतना शांत रहा, जबकि दूसरा उसे गुजरते हुए देखता रहा।
जब वे अकेले होते तो मिग्नन उसे हर मोड़ पर थप्पड़ मारने से कतराती थी। इससे क्या फायदा होता, क्योंकि कोई भी इस तमाशे का आनंद नहीं लेता। वो उन हास्यास्पद दृश्यों से व्यक्तिगत रूप से मनोरंजन करने के लिए बहुत उदासीन था जिसमें वह एक मजाकिया पति के रूप में दिखाई देता था। इस क्षणिक राहत से खुश होकर फाउचेरी ने अपने पैरों को आग की ओर बढ़ाया और अपनी ऊपर की ओर उठी आंखों को बैरोमीटर से घड़ी की ओर भटकने दिया। अपने मार्च के दौरान मिग्नन ने खुद को पोर्टियर की प्रतिमा के सामने खड़ा कर लिया, उसे बिना देखे ही देखा और फिर खिड़की की ओर मुड़ गया, जिसके बाहर आंगन की गहरी खाई दिखाई दे रही थी। बारिश बंद हो गई थी और अब कमरे में एक गहरी खामोशी थी, जिसे कोक की आग की भीषण गर्मी और गैस जेट की चमक ने और भी अधिक दमनकारी बना दिया था। पंखों से एक भी आवाज नहीं आई, सीढ़ियां और गलियारे जानलेवा सन्नाटे में थे। वह घुटन भरी शांति की अनुभूति, जो किसी नाटक के समाप्त होने से ठीक पहले पर्दे के पीछे होती है, खाली ग्रीन रूम में फैलने लगी थी। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि यह जगह उस धीमी सी बड़बड़ाहट के बीच बहुत ही धीमी सांसों के साथ सो रही थी, जो तब होती है जब पूरा दल किसी भव्य समापन समारोह का गगनभेदी शोर मचा रहा होता है। ओह, गाएं! बोडेनेव अचानक अपनी कर्कश आवाज में चिल्लाया। वो अभी अभी आया था और वो पहले से ही 2 कोरस लड़कियों के बारे में शिकायत कर रहा था, जो मंच पर लगभग गिर गई थीं क्योंकि वे एक साथ मूर्खता कर रही थीं। जब उसकी नज़र मिग्नन और फॉचेरी पर पड़ी तो उसने उन्हें बुलाया, वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता था। राजकुमार ने अगले अंतराल के दौरान नाना को उसके ड्रेसिंग रूम में बधाई देने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन जब वो उन्हें विंग्स में ले जा रहा था तो स्टेज मैनेजर वहां से गुजरा। बस तुम उन डाइनो फर्नांडे और मारिया को ढूंढो, बोडेनवे ने क्रूरता से चिल्लाया। फिर शांत होकर और भारी पिताओं द्वारा धारण किए गए गरिमा में भाव को धारण करने का प्रयास करते हुए उन्होंने अपनी जेब के रुमाल से अपना चेहरा पोंछा और कहा, मैं अब महामहिम का स्वागत करने जा रहा हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पर्दा गिरा। फिर शाम के समय मंच पर, जो अब फुटलाइट से जगमगा नहीं रहा था, अव्यवस्थित वापसी हुई। अभिनेता और सुपर कलाकार और कोरस अपने ड्रेसिंग रूम में वापस जाने के लिए जल्दी करने लगे, जबकि सीन शिफ्टर तेजी से दृश्य बदल रहे थे। हालांकि सिमोन और क्लैरिस शीर्ष पर बने रहे, फुसफुसाते हुए एक साथ बात कर रहे थे। मंच पर अपनी पंक्तियों के बीच के अंतराल में उन्होंने अभी अभी एक छोटा सा मामला सुलझाया था। क्लैरिस ने हर दृष्टिकोण से देखने के बाद पाया कि वह ला फालोइस को नहीं देखना चाहती थी, जो कभी भी उसे गागा के लिए छोड़ने का फैसला नहीं कर सकती थी, और इसलिए सिमोन को बस ये समझाना था कि एक महिला को इस तरह से नहीं देखना चाहिए। आखिरकार वह मिशन को संभालने के लिए तैयार हो गई। फिर सिमोन अपने नाटकीय धोबी की पोशाक में, लेकिन अपने कंधों पर फर के साथ, संकीर्ण घुमावदार सीढ़ियों की चिकनी सीढ़ियों से नीचे भागी, जो नम दीवारों के बीच से पोर्टर के लॉज तक जाती थी। अभिनेताओं की सीढ़ियों और प्रबंधन की सीढ़ियों के बीच स्थित ये लॉज बड़े कांच के विभाजनों द्वारा दाएं और बाएं बंद था और एक विशाल पारदर्शी लालटेन जैसा दिखता था जिसमें 2 गैस जेट जल रहे थे। उस जगह पर कई डिब्बे थे जिनमें पत्र और अखबार रखे हुए थे, जबकि मेज पर कई तरह के गुलदस्ते रखे हुए थे, जो गंदे प्लेटों के ढेर और पुराने स्टे के पास रखे हुए थे, जिनकी सुराखें पोर्ट्रास ठीक करने में व्यस्त थी। और इस अव्यवस्थित, खराब तरीके से रखे गए स्टोर रूम के बीच में 4 फैशनेबल, सफ़ेद दस्ताने पहने हुए समाज के लोग बैठे थे। वे कई पुरानी पुआल की तली वाली कुर्सियों पर बैठे थे और एक साथ धैर्यवान और विनम्र भाव के साथ, हर बार जब मैडम ब्रॉन थिएटर से नीचे आती थीं, तो वे तेजी से अपना सिर उनकी ओर घुमाते थे, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर वे ही जवाब देती थीं। दरअसल उन्होंने अभी अभी एक नोट एक युवक को दिया था, जो जल्दी से बाहर निकलकर वेस्टिबुल में गैसलाइट के नीचे उसे खोलने गया था, जहां वह क्लासिक वाक्यांश पढ़ते हुए थोड़ा पीला पड़ गया था। कितनी बार दूसरों ने इसे उसी जगह पढ़ा था, आज रात असंभव, मेरी प्यारी, मैं बुक हो चुकी हूँ। ला फालो इस कमरे के पीछे, मेज और स्टोव के बीच में इन कुर्सियों में से एक पर बैठा था। वह शाम को वहां बिताने के लिए दृढ़ था, और फिर भी वह पूरी तरह से खुश नहीं था। दरअसल
वो अपने लंबे पैरों को ऊपर की ओर मोड़कर काली बिल्ली के बच्चों के झुंड से बचने की कोशिश करता रहा, जो उनके चारों ओर बेतहाशा उछल रहे थे, जबकि माँ बिल्ली सीधी बैठी हुई पीली आंखों से उसे घूर रही थी। आह, ये आप हैं, मैडम सिमोन। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? द्वारपाल ने पूछा। सिमोन ने उससे ला फॉलोइस को उसके पास भेजने की विनती की, लेकिन मैडम ब्रॉन एक बार में उसकी इच्छा पूरी करने में असमर्थ थी। सीढ़ियों के नीचे एक तरह की गहरी अलमारी में उसने एक छोटा सा बार रखा था, जहां सुपर कलाकार अक्सर कार्यक्रमों के बीच में शराब पीने के लिए उतरते थे, और ये देखकर कि ठीक उसी समय वहां 5 या 6 लंबे चौड़े लबरे लोग थे, जो अभी भी बौले नोयरे के मुखौटे पहने हुए थे, प्यास से मर रहे थे और बहुत जल्दी में थे, वह थोड़ा पागल हो गई। अलमारी में एक गैस जेट भड़क रहा था, जिसके भीतर एक टिन से ढकी हुई मेज और आधी खाली बोतलों से सजी कुछ अलमारियां देखी जा सकती थीं। जब भी इस कोयले के गड्ढे का दरवाज़ा खोला जाता तो शराब की तेज गंध लॉज में बासी खाना पकाने की गंध के साथ साथ मेज पर रखे फूलों की तीखी खुशबू के साथ मिल जाती। अच्छा, अब द्वारपाल ने सुपर परोसने के बाद पूछा, क्या ये वह छोटा सा काला लड़का है जिसे आप चाहते हैं? नहीं, नहीं, मूर्ख मत बनो, सिमोन ने कहा। ये स्टोव के किनारे वाला लंबा चौड़ा है। तुम्हारी बिल्ली उसकी पतलून की टांगों को सूंघ रही है। और इसके साथ ही वह ला फलोइस को लॉबी में ले गई, जबकि अन्य सज्जनों ने एक बार फिर अपने भाग्य और अर्ध घुटन के भरोसे खुद को समर्पित कर दिया और वे नकाबपोश लोग सीढ़ियों पर शराब पीने लगे और उग्र शरारतें करने लगे तथा नशे में धुत होकर गले से आवाज निकालने लगे। ऊपर मंच पर बोडेनेव दृश्य बदलने वालों के साथ पागलों की तरह था, जो कभी दृश्य बदलते ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वे किसी खास उद्देश्य से अभिनय कर रहे थे। राजकुमार के सिर पर निश्चित रूप से कोई सेट पीस या अन्य चीज गिरेगी। उठो इसे, उठो इसे, फोरमैन चिल्लाया। आखिरकार मंच के पीछे का कैनवास अपनी जगह पर आ गया और मंच साफ हो गया। मिग्नन, जो फाउचेरी पर नजर रखे हुए था, ने इस मौके का फायदा उठाते हुए फिर से हाथापाई शुरू कर दी। उसने उसे अपनी लंबी बाहों में जकड़ लिया और रोया। ओह, ध्यान रखना, वो मस्तूल तुम्हें कुचलने से बाल बाल बचा। और उसने उसे उठाकर ले गया और फिर से नीचे बैठाने से पहले उसे हिलाया। दृश्य बदलने वालों की अतिशयोक्तिपूर्ण हंसी को देखते हुए फौचेरी का चेहरा सफेद हो गया। उसके होंठ कांप रहे थे और वह गुस्से में भड़कने को तैयार था, जबकि मिग्नन अच्छे स्वभाव का दिखावा करते हुए उसे कंधे पर इतनी स्नेहपूर्ण हिंसा के साथ थपथपा रही थी कि वो लगभग उसे कुचलने ही वाला था। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य को महत्व देता हूँ, सचमुच, वह बार बार दोहराता रहा। हे भगवान, अगर तुम्हें कुछ गंभीर हो गया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। लेकिन तभी उनके बीच एक फुसफुसाहट फैली, राजकुमार, राजकुमार, और सभी ने मुड़कर उस छोटे से दरवाजे की ओर देखा जो घर के मुख्य भाग से बाहर खुलता था। पहले तो बोडेनवे की गोल पीठ और मांसल गर्दन के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जो झुककर प्रणाम करने की मुद्रा में झुक रही थी। फिर राजकुमार प्रकट हुआ। बड़ा और मजबूत शरीर, हल्की दाढ़ी और गुलाबी रंग, वह एक मजबूत और आनंदित व्यक्ति की तरह विशिष्ट था, जिसके अंगों की चौकोर आकृतियां एक फ्रॉक कोट के बेदाग कट से स्पष्ट रूप से परिभाषित होती थीं। उसके पीछे काउंट मुफेट और मार्क्विस डे चॉर्ड चल रहे थे, लेकिन थिएटर का ये विशेष कोना अंधेरा होने के कारण समूह विशाल चलती छायाओं के बीच दिखाई नहीं दे रहा था। रानी के बेटे को संबोधित करने के लिए, जो एक दिन राजगद्दी पर बैठेगा, बोडेनवे ने सड़क पर भालू को दिखाने वाले आदमी की तरह आवाज उठाई। झूठी भावना से कांपती आवाज में वह बार बार दोहराता रहा, अगर महामहिम मेरे पीछे आने की कृपा करें तो क्या महामहिम इस ओर आना चाहेंगे? महामहिम ध्यान रखेंगे। राजकुमार ने जरा भी जल्दबाजी नहीं की। इसके विपरीत वो बहुत उत्सुक था और दृश्य परिवर्तक की चाल देखने के लिए रुक रुक कर देख रहा था। एक बैटन अभी अभी उतारा गया था और उसके लोहे के क्रॉसबार के बीच ऊपर गैसलाइट्स के समूह ने प्रकाश की एक विस्तृत किरण के साथ मंच को रोशन कर दिया था। मुफ्त, जो अभी तक किसी थिएटर में पर्दे के पीछे नहीं गया था, बाकी लोगों की तुलना में और भी अधिक आश्चर्यचकित था। भय और अस्पष्ट घृणा के मिश्रित एक असहज भावना ने उसे अपने कब्जे में ले लिया।
उसने अपने ऊपर की ऊंचाइयों पर देखा, जहां और भी बैटन, जिन पर गैस जेट कम जल रहे थे, लोहे की छड़ों की अराजकता के बीच छोटे नीले सितारों की आकाशगंगाओं की तरह चमक रहे थे, सभी आकारों की रेखाओं को जोड़ते हुए, अंतरिक्ष में लटकते हुए मंच और कैनवास, जैसे कि सूखने के लिए बड़े कपड़े लटकाए गए हों। नीचे उतरो, फोरमैन ने अप्रत्याशित रूप से चिल्लाया, और राजकुमार को खुद काउंट को चेतावनी देनी पड़ी, क्योंकि एक कैनवास नीचे उतर रहा था। वे तीसरे एक्ट के लिए दृश्य तैयार कर रहे थे, जो माउंट एटना पर ग्रोटो था। लोग सॉकेट में मस्तूल लगाने में व्यस्त थे, जबकि अन्य लोग गए और मंच की दीवारों के खिलाफ झुके हुए फ्रेम ले गए और उन्हें पहले से ही स्थिति में रखे गए खंभों से मजबूत रस्सियों से बांध दिया। मंच के पीछे वल्कन की चमकती हुई भट्टी से फेंकी गई चमकदार किरणों को बनाने के उद्देश्य से एक लाइमलाइट मैन ने एक स्टैंड लगाया था, जो अब लाल शीशों के नीचे विभिन्न बन जला रहा था। दृश्य भ्रम का था, सभी दिखावे के लिए पूर्ण अराजकता की ओर बढ़ रहा था, लेकिन हर छोटी सी हरकत पहले से तय थी। नहीं, सारी भागदौड़ के बीच विसल ब्लोअर ने भी कुछ बार कदम बढ़ाए। ऐसा करते समय वह अपने पैरों को आराम देने के लिए रुक गया। महामहिम ने मुझे अभिभूत कर दिया है, बोडेनवे ने कहा, अभी भी नीचे झुकते हुए। थिएटर बड़ा नहीं है, लेकिन हम जो कर सकते हैं, करते हैं। अब अगर महामहिम मेरे पीछे आने की कृपा करें। काउंट मुफेट पहले से ही ड्रेसिंग रूम के रास्ते की ओर बढ़ रहे थे। मंच की बहुत तेज ढलान ने उन्हें अप्रिय रूप से आश्चर्यचकित कर दिया था, और उनकी वर्तमान चिंता का एक बड़ा हिस्सा इस भावना के कारण था कि मंच के बोर्ड उनके पैरों के नीचे हिल रहे थे। खुले सॉकेट से डॉक में गैस जलती हुई देखी गई। मानवीय आवाजें और हवा के झोंके, जैसे किसी तिजोरी से आ रहे हों, वहां से आ रहे थे, और अंधेरे की गहराई में नीचे देखते हुए एक पूरे भूमिगत अस्तित्व का एहसास हुआ। लेकिन जैसे ही काउंट मंच पर चढ़ रहे थे, एक छोटी सी घटना ने उन्हें रोक दिया। तीसरे एक्ट के लिए तैयार दो छोटी महिलाएं पर्दे में झांकने के छेद के पास बातें कर रही थीं। उनमें से एक आगे की ओर झुकी हुई और चीजों को बेहतर ढंग से देखने के लिए अपनी उंगलियों से छेद को चौड़ा करती हुई घर के बाहर की ओर देख रही थी। मैं उसे देख रही हूँ, उसने तीखी आवाज में कहा। ओह, क्या बेवकूफ है। भयभीत, बोडेनवे ने उसे लात मारने से रोकने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन राजकुमार मुस्कुराया और टिप्पणी से प्रसन्न और उत्साहित दिखाई दिया। उसने उस छोटी महिला को गर्मजोशी से देखा, जिसे महामहिम की कोई परवाह नहीं थी, और वह अपनी ओर से बिना किसी शर्म के हंसी। हालांकि बोडेनवे ने राजकुमार को अपने पीछे चलने के लिए मना लिया। मुफ्त को पसीना आने लगा था, उसने अपनी टोपी उतार दी थी। उसे सबसे ज्यादा असुविधा उस जगह की घुटन भरी, घनी, ज्यादा गर्म हवा से हुई, जिसमें तेज, भयावह गंध थी, जो थिएटर के इस हिस्से की खास गंध थी, और इस तरह गैस की बदबू, दृश्यों के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले गोंद, गंदे अंधेरे कोनों और संदिग्ध रूप से साफ कोरस लड़कियों की बदबू। गलियारे में हवा और भी ज्यादा दमघोंटू थी, और ऐसा लग रहा था कि जहरीले वातावरण में सांस ली जा रही है, जिसे कभी कभी शौचालय के पानी की तेज गंध और ड्रेसिंग रूम से आने वाले विभिन्न साबुनों की खुशबू से राहत मिलती थी। काउंट ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और सीढ़ियों की ओर देखा, क्योंकि वह अपनी पीठ और कंधों पर बह रही रोशनी और गर्मी की तीव्र बाढ़ से लगभग चौंक गया था। उसके ऊपर बहुत ऊपर घड़े और बेसिन की क्लिकिंग, हंसी की आवाज और लोगों के एक दूसरे को पुकारने की आवाज, दरवाजों की धमाचौकड़ी, जो लगातार खुलने और बंद होने से महिलाओं की गंध को बाहर आने देती थी, तेल और सुगंध की कस्तूरी जैसी गंध जो मानव बालों से निकलने वाली प्राकृतिक तीक्ष्णता के साथ मिल जाती थी। वह रुका नहीं, उसने अपनी चाल तेज कर दी। वो लगभग भाग गया, उसकी त्वचा उस दुनिया की उस ज्वलंत पहुंच की सांस से झुनझुनी हो रही थी जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानता था। थिएटर एक विचित्र दृश्य है न? मार्क्विस डी चॉर्ड ने एक ऐसे व्यक्ति के मंत्रमुग्ध भाव के साथ कहा, जो एक बार फिर स्वयं को परिचित परिवेश के बीच पाता है। लेकिन बोडेनेव आखिरकार गलियारे के अंत में नाना के ड्रेसिंग रूम में पहुंच गया। उसने चुपचाप दरवाजे का हैंडल घुमाया, फिर से सिकुड़ते हुए। यदि महामहिम अच्छाई को प्रवेश करने की अनुमति देंगे,
उन्होंने एक चौंकी हुई महिला की चीख सुनी और नाना को देखा, जो कमर तक नग्न थी और एक पर्दे के पीछे खिसक गई थी, जबकि उसकी ड्रासर, जो उसे सुखाने का काम कर रही थी, उनके सामने हवा में तौलिया लटकाए खड़ी थी। ओह, इस तरह से आना बेवकूफ़ी है। नाना अपने छिपने की जगह से चिल्लाई। अंदर मत आना, तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए। बोडेनवे को यह अचानक उड़ान पसंद नहीं आई। तुम जहाँ थी, वहीं रहो, मेरे प्यारे। क्यों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा। यह महामहिम है। आओ आओ, बचकाना मत बनो। और जब उसने अभी भी प्रकट होने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह अभी भी चौंकी हुई थी, हालांकि उसने हंसना शुरू कर दिया था, तो उसने चिड़चिड़े, पितावत स्वर में कहा, हे भगवान, ये सज्जन अच्छी तरह जानते हैं कि एक महिला कैसी दिखती है। वे तुम्हें नहीं खाएंगे। राजकुमार ने मजाकिया लहजे में कहा, मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। ये सुनकर पूरी संगति उसके प्रति उचित सम्मान प्रकट करने के लिए जोर जोर से हंसने लगी। एक अत्यंत विनोदी भाषण, एक पुनर्तः पेरिसियन भाषण, जैसा कि बोडेनवे ने टिप्पणी की। नाना ने आगे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पर्दा हिलने लगा। निस्संदेह वह अपना मन बना रही थी। फिर काउंट मुफेट ने चमकते गालों के साथ ड्रेसिंग रूम का जायजा लेना शुरू किया। ये बहुत कम छत वाला एक चौकोर कमरा था, और यह पूरी तरह से हल्के रंग के हवाना के सामान से लटका हुआ था। उसी सामग्री का एक पर्दा तांबे की छड़ पर टिका हुआ था और कमरे के अंत में एक तरह का अवकाश बना हुआ था, जबकि दो बड़ी खिड़कियां थिएटर के आंगन में खुलती थीं और ज्यादा से ज्यादा 3 गज की दूरी पर एक कोड़ी जैसी दिखने वाली दीवार के सामने थी, जिसके शीशे के सामने चारों ओर के अंधेरे के बीच पीली रोशनी के वर्गाकार टुकड़े थे। एक बड़ा ड्रेसिंग ग्लास एक सफ़ेद संगमरमर की टॉयलेट टेबल के सामने था, जिस पर तेल, एसेंस और पाउडर से भरे फ्लास्क और कांच के बक्से की अव्यवस्थित व्यवस्था थी। काउंट ड्रेसिंग ग्लास के पास गया और पाया कि वह बहुत लाल दिख रहा था और उसके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें थीं। उसने अपनी आंखें नीचे झुका ली और टॉयलेट टेबल के सामने आकर बैठ गया, जहां साबुन के पानी से भरा बेसिन, छोटे, बिखरे हुए, हाथीदांत के रंग के टॉयलेट बर्तन और गीले स्पंज कुछ पलों के लिए उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए दिखाई दिए। बॉलीवुड हॉर्समैन में नाना से पहली बार मिलने पर उसे जो चक्कर आया था, वह एक बार फिर उस पर हावी हो गया। उसने महसूस किया कि पैरों के नीचे मोटा कालीन नरम हो गया है, और ड्रेसिंग टेबल और कांच के पास जल रहे गैस जेट उसकी कनपटी के चारों ओर सीटी बजाते हुए लपटे मार रहे थे। एक पल के लिए, उन स्ट्रैंग गंधों के प्रभाव में बेहोश होने के डर से, जो उसे अब फिर से मिली, कम ऊंचाई वाली छत के नीचे की गर्मी से और भी तीव्र हो गई, वह 2 खिड़कियों के बीच एक नर्म गद्देदार दीवान के किनारे पर बैठ गया। लेकिन वह फिर से लगभग सीधे उठ गया और ड्रेसिंग टेबल पर वापस आकर खाली आंखों से अंतरिक्ष को देखने लगा, क्योंकि वह रजनीगंधा के गुलदस्ते के बारे में सोच रहा था जो एक बार उसके बेडरूम में मुरझा गया था और अपनी मृत्यु में लगभग उसे मार डाला था। जब रजनीगंधा भूरे रंग का हो जाता है तो उनमें मानवीय गंध होती है। जल्दी करो, बोडेनेव ने फुसफुसाते हुए अपना सिर पर्दे के पीछे डाला। राजकुमार, हालांकि, मार्क्विस डे चौड की बात को ध्यान से सुन रहा था, जिसने ड्रेसिंग टेबल पर एक खरगोश के पैर को उठाया था और ग्रीस पेंट लगाने के तरीके को समझाना शुरू कर दिया था। कमरे के एक कोने में, अपने शुद्ध, कुंवारी चेहरे के साथ, साटन, सज्जनों को ध्यान से देख रही थी, जबकि ड्रासर, जिसका नाम मैडम जूल्स था, वीनस की चड्डी और अंगरखा तैयार कर रही थी। मैडम जूल्स कोई उम्र की महिला नहीं थी। उसकी त्वचा चर्मपत्र जैसी थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक जैसी चमक थी, जो उन बूढ़ी नौकरानियों में होती है जिन्हें कोई भी उनके युवा वर्षों में नहीं जानता था। वह वास्तव में ड्रेसिंग रूम के जलते हुए वातावरण में और पूरे पेरिस में सबसे प्रसिद्ध जांघों और वक्षों के बीच सिकुड़ गई थी। वह हमेशा एक फीकी काली पोशाक पहनती थी, और उसकी सपाट और लिंगहीन छाती पर पिनों का एक सुंदर जंगल उस स्थान के ऊपर इकट्ठा होता था जहां उसका दिल होना चाहिए था। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, सज्जनों, नाना ने पर्दा हटाते हुए कहा, लेकिन आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। वे सब घूम गए। उसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने थे। वास्तव में, उसने केवल एक छोटी सी लिनेन की जोड़ी पहनी थी जिससे उसकी छाती आधी दिख रही थी।
जब सज्जनों ने उसे भगा दिया था, तब उसने मुश्किल से कपड़े उतारना शुरू किया था और जल्दी से अपनी मछुआरे की पोशाक उतार रही थी। उसकी पिछली दराज के छेद से उसकी शिफ्ट का एक कोना अभी भी दिखाई दे रहा था। वो वहां खड़ी थी, नंगे हाथ, नंगे कंधे, नंगे स्तन, अपनी जवानी और भरी भरी गोरी सुंदरता के सभी मनमोहक वैभव में, लेकिन उसने अभी भी एक हाथ से पर्दा पकड़ रखा था, जैसे कि थोड़ी सी भी उत्तेजना पर उसे फिर से खींचने के लिए तैयार हो। हाँ, तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मैं कभी हिम्मत नहीं करूंगी, वह सुंदर, नकली भ्रम में हकलाती रही, जबकि गुलाबी शर्मिंदगी उसकी गर्दन और कंधों को पार कर गई और शर्मिंदगी की मुस्कान उसके होठों पर खेल रही थी। ओह, माफी मत मांगो, बोडेनवे चिल्लाया, क्योंकि ये सज्जन आपके अच्छे रूप को पसंद करते हैं। लेकिन उसने फिर भी झिझकते हुए, मासूम लड़कियों जैसा खेल खेलने की कोशिश की, और कांपते हुए जैसे कोई उसे गुदगुदी कर रहा हो, उसने आगे कहा, महामहिम ने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया है। मैं महामहिम से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे इस तरह से उनका स्वागत करने की अनुमति न दें। राजकुमार ने कहा, मैं ये जिद कर रहा हूँ, लेकिन महोदया, मैं आपकी प्रशंसा करने की इच्छा को दबा नहीं सका। इसके बाद, अपने ड्रेसिंग टेबल तक पहुँचने के लिए, वह बहुत ही शांति से और ठीक उसी तरह सज्जनों के बीच से चली, जिन्होंने उसके लिए रास्ता बना दिया। उसके कूल्हे मजबूत थे, जो उसके ड्रॉ को गोल गोल भरते थे, जबकि सूजी हुई छाती के साथ वह अभी भी झुककर अपनी नाजुक छोटी सी मुस्कान मुस्कुराती रही। अचानक उसे लगा कि वो काउंट मफेट को पहचान गई है, और उसने एक पुराने दोस्त के रूप में उससे हाथ बढ़ाया। फिर उसने उसे अपने रात्रिभोज की पार्टी में न आने के लिए डांटा। महामहिम ने इस बारे में मफेट को चिढ़ाने की कृपा की, और बाद में ये सोचकर हकलाया और फिर से रोमांचित हुआ कि एक सेकंड के लिए उसने अपने बुखार भरे हाथ में थोड़ा ताज़ा और सुगंधित हाथ रखा था। काउंट ने राजकुमार के यहाँ शानदार भोजन किया था, जो वास्तव में एक वीर खाने पीने वाला था। वे दोनों थोड़े नशे में भी थे। हे भगवान, यहाँ कितनी गर्मी है, उसने कहा। आप इतने तापमान में कैसे रह पाती हैं, मैडम? और इस विषय पर बातचीत शुरू होने ही वाली थी कि ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर शोरगुल की आवाज़ें सुनाई दी। बोडेनवे ने कॉन्वेंट में इस्तेमाल होने वाले जालीदार झांकने के छेद पर स्लाइड को पीछे खींच लिया। फॉन्टेन प्रोलियर और बोस्क के साथ बाहर था, और तीनों ने अपनी बाहों में बोतलें और हाथों में गिलास भरे हुए थे। उसने दस्तक देना शुरू किया और चिल्लाया कि यह उसके संरक्षक संत का दिन है और वह शैंपेन लेकर खड़ा है। नाना ने एक नज़र से राजकुमार से सलाह ली। अरे यार, हाँ, महामहिम किसी के रास्ते में नहीं आना चाहते थे, उन्हें बहुत खुशी होगी। लेकिन अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना फॉन्टेन अंदर आया, बच्चे के लहजे में दोहराते हुए। मैं बदमाश नहीं हूँ, मुझे शैंपेन का पैसा देना होगा। तभी अचानक उसे राजकुमार की उपस्थिति का एहसास हुआ, जिसके बारे में वो पूरी तरह से अनभिज्ञ था। वह अचानक रुक गया और हास्यास्पद गंभीरता का भाव रखते हुए घोषणा की, राजा डागोबर्ट गलियारे में हैं और महामहिम के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के इच्छुक हैं। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। फॉन्टेन की हरकत को आकर्षक माना गया, लेकिन ड्रेसिंग रूम सभी को समायोजित करने के लिए बहुत छोटा था, और किसी भी तरह भीड़ को इकट्ठा करना आवश्यक हो गया। सेटन और मैडम जूल्स अंत में पर्दे के पीछे खड़े थे और पुरुष अर्धनग्न नाना के चारों ओर एक साथ इकट्ठा हो गए। तीनों अभिनेताओं ने अभी भी वही पोशाकें पहनी हुई थीं जो उन्होंने दूसरे दृश्य में पहनी थीं, और जब प्रोलियर ने अपनी अल्पाइन एडमिरल की टोपी उतारी, जिसके विशाल पंख छत को गिरा देते, तो बोस्क अपने बैंगनी लबादे और टिनवेयर मुकुट में अपने नशे में धुत पुराने पैरों पर स्थिर हो गया और राजकुमार का स्वागत ऐसे किया जैसे कोई राजा किसी शक्तिशाली पड़ोसी के बेटे का स्वागत करता है। गिलास भर गए और कंपनी ने उन्हें आपस में टकराना शुरू कर दिया। मैं आपके लिए पीता हूँ, बूढ़े बोस्क ने शाही अंदाज में कहा। प्रोलियर ने कहा, सेना के लिए, शुक्र के पास, फॉन्टेन चिल्लाया। राजकुमार ने प्रसन्नतापूर्वक अपना गिलास रखा, चुपचाप प्रतीक्षा की, 3 बार झुका और बुदबुदाया, मैडम, एडमिरल, महामहिम। फिर उसने उसे पी लिया। काउंट मुफ्त और मार्क्विस डे चॉर्ड ने उसका अनुसरण किया था।
अब कोई मजाक नहीं था, कंपनी दरबार में थी। थिएटर के जीवन में वास्तविक जीवन को लंबा खींच दिया गया था और गैस की गर्म लपटों के नीचे एक तरह का गंभीर प्रहसन खेला गया था। नाना, ये भूलकर कि वह अपनी दराज में थी और उसकी शिफ्ट का एक कोना पीछे निकला हुआ था, महान महिला, प्रेम की रानी बन गई, जिसने अपने सबसे निजी महल के कक्षों को राज्य के गणमान्य व्यक्तियों के लिए खोल दिया। हर वाक्य में उसने रॉयल हाइनेस शब्दों का इस्तेमाल किया और अत्यंत दृढ़ विश्वास के साथ झुकते हुए नकाबपोशों बोस कॉर्पोरेलियो के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि एक सम्राट हो और दूसरा उसका सहायक मंत्री हो। और कोई भी इस अजीब विरोधाभास को देखकर मुस्कुराने का सपना नहीं देख सकता था। यह असली राजकुमार, ये सिंहासन का उत्तराधिकारी, एक छोटे अभिनेता की शैंपेन पी रहा था और देवताओं के कार्निवल, राजसी ठाट बाट, ड्रेसर और वेश्याओं, घिनौने खिलाड़ियों और भ्रष्ट सुंदरता के शोमैन के बीच आराम कर रहा था। बोडेनवे दृश्य के नाटकीय पहलुओं से बस मंत्रमुग्ध था और उन प्राप्तियों के बारे में सपने देखने लगा जो प्राप्त होती अगर महामहिम केवल इस तरह से ब्लोंड वीनस के दूसरे अधिनियम में दिखाई देने के लिए सहमत होते। मैं कहता हूँ, क्या हमें अपनी छोटी महिलाओं को नीचे ले जाना चाहिए? वह चिल्लाया, परिचित होते हुए। नाना ने इस बारे में कुछ नहीं सुना, लेकिन इसके बावजूद वह खुद ही रास्ता दे रही थी। फॉन्टन ने उसे अपने हास्यपूर्ण मेकअप से आकर्षित किया। वो उससे टकराए और उसे एक पारिवारिक महिला की तरह देखा। जब उसे कोई अप्रिय प्रकार का भोजन पसंद आता है, वह अचानक बेहद परिचित हो गई। अब फिर से भर लो, हे महान पशु। फॉन्टन ने गिलासों में फिर से शराब भरी और कंपनी ने वही टोस्ट दोहराते हुए शराब पी। महामहिम को, सेना के लिए, शुक्र ग्रह पर। लेकिन इसके साथ ही नाना ने एक इशारा किया और चुप्पी साध ली। उसने अपना गिलास उठाया और चिल्लाए, नहीं नहीं, फॉन्टन को, ये फॉन्टन का दिन है, फॉन्टन को, फॉन्टन को। फिर उन्होंने तीसरी बार गिलास टकराए और फॉन्टन को पूरे सम्मान के साथ पिया। राजकुमार, जिसने देखा था कि युवती अपनी आंखों से अभिनेता को निगल रही थी, ने उसे सलाम करते हुए कहा, महाशय फॉन्टन, मैं आपकी सफलता के लिए पीता हूँ। यह उसने अपनी आदत के अनुसार कहा, लेकिन इस बीच महामहिम के फ्रॉक कोट की दुम ड्रेसिंग टेबल के संगमरमर को छू रही थी। ये जगह वास्तव में एक कोना या संकीर्ण बाथरूम की तरह थी, जो गर्म पानी और स्पंज की भाप और सुगंध की तेज गंध से भरी हुई थी, जो शैंपेन के तीखे, नशीले धुएं के साथ मिल गई थी। राजकुमार और काउंट मुफ्त, जिनके बीच नाना फंसी हुई थी, को हर छोटी हरकत के साथ अपने हाथ ऊपर उठाने पड़ते थे ताकि नाना के कुल्हों या उसके स्तनों को न छुएं। और वहाँ मैडम जूल्स खड़ी थी, हमेशा की तरह शांत और कठोर प्रतीक्षा कर रही थी, जबकि सेटिन अपनी दुष्ट आत्मा की गहराई में एक राजकुमार और काले कोट पहने दो सज्जनों को सजे धजे अभिनेताओं की संगति में एक नग्न महिला के पीछे जाते हुए देखकर आश्चर्यचकित थी। उसने मन ही मन ये निष्कर्ष निकाला कि फैशनेबल लोग आखिरकार इतने खास नहीं होते। लेकिन फादर बेरिलोट की झनकारती घंटी गलियारे के पास पहुंची। ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि तीनों अभिनेता अभी भी उसी पोशाक में थे जो उन्होंने दूसरे एक्ट में पहनी थी। सज्जनों, सज्जनों, वो हकलाते हुए बोला, कृपया जल्दी करें। उन्होंने अभी अभी सार्वजनिक फोरम में घंटी बजाई है। वाह, जनता को इंतजार करना होगा, बोडेनवे ने शांतिपूर्वक कहा। हालांकि जब बोतलें खाली हो गई थीं, तो हास्य कलाकार शिष्टाचार के एक और आदान प्रदान के बाद कपड़े पहनने के लिए ऊपर चले गए। बोस्क ने अपनी दाढ़ी शैंपेन में डुबोई थी, उसे हटा दिया था और अपने आदरणीय भेष में शराबी अचानक फिर से प्रकट हो गया था। उसका चेहरा बूढ़े अभिनेता का थका हुआ बैंगनी रंग का था जिसने शराब पीना शुरू कर दिया था। सीढ़ियों के नीचे उसे अपनी शराबी आवाज में फॉन्टन से टिप्पणी करते हुए सुना गया, मैंने उसे कुचल दिया है ना। वह राजकुमार की ओर संकेत कर रहा था। नाना के ड्रेसिंग रूम में अब महामहिम, काउंट और मार्क्विस के अलावा कोई नहीं बचा था। बोडेनेव बेरिलोट के साथ वापस चला गया था, जिसे उसने सलाह दी थी कि वह मैडम को बताए बिना दरवाज़ा न खटखटाए। आप मुझे क्षमा करेंगे सज्जनों? नाना ने पूछा और फिर से अपने हाथों और चेहरे को बनाने का काम शुरू कर दिया,
जिसके बारे में वह अब विशेष रूप से सावधान थी, क्योंकि तीसरे दृश्य में वह नग्न दिखाई दे रही थी। राजकुमार दीवान पर मार्क्विस डी चौड के पास बैठ गया और काउंट मुफ्त अकेला खड़ा रहा। उस दमघोंटू गर्मी में शैंपेन के 2 गिलास पीने से उनका नशा और बढ़ गया था। जब सेटिन ने देखा कि सज्जन इस तरह अपनी सहेली के साथ बंद हो रहे हैं, तो उसने पर्दे के पीछे छिप जाना ही समझदारी समझा। जहां वह एक ट्रंक पर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी, वह इस बात से बहुत परेशान थी कि उसे बिना हिले डुले रहने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जबकि मैडम जूल्स बिना कुछ कहे या देखे चुपचाप आती जाती रहती थीं। राजकुमार ने कहा, तुमने अपने गीत बहुत अच्छे गाए। और इसके साथ ही उन्होंने बातचीत शुरू कर दी, लेकिन उनके वाक्य छोटे थे और वे बार बार रुकते थे। नाना वास्तव में हमेशा जवाब देने में सक्षम नहीं थी। अपनी हथेली से अपनी बाहों और चेहरे पर कोल्ड क्रीम लगाने के बाद उसने एक तौलिया के कोने से ग्रीस पेंट लगाया। केवल 1 सेकंड के लिए उसने शीशे में देखना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए राजकुमार की ओर एक नज़र डाली। महमहिम मुझे बिगाड़ रहे हैं, उसने ग्रीस पेंट नीचे रखे बिना ही बड़बड़ाया। उसका काम जटिल था और मार्क्विस डी चौड ने उसके बाद भक्तिपूर्ण आनंद की अभिव्यक्ति की। उन्होंने अपनी बारी में बात की। उन्होंने कहा, क्या बैंड आपके साथ थोड़ा धीमे से नहीं चल सकता था? इससे आपकी आवाज़ दब जाती है और यह एक अक्षम्य अपराध है। इस बार नाना ने मुड़कर नहीं देखा। उसने खरगोश के पैर को उठाया हुआ था और उसे हल्के से हिला रही थी। उसका पूरा ध्यान इस क्रिया पर केंद्रित था और वह अपनी टॉयलेट टेबल पर इतनी आगे झुक गई कि उसकी ड्रॉअर की सफ़ेद गोल आकृति और कमीज का छोटा सा पैच असामान्य तनाव के साथ उभर आया। लेकिन वह ये साबित करने के लिए उत्सुक थी कि उसे बूढ़े आदमी की तारीफ पसंद है और इसलिए उसने अपने कूल्हों से थोड़ा सा झूला हिलाया। सन्नाटा छा गया। मैडम जूल्स ने अपनी पैंट के दाहिने पैर में एक फटा हुआ निशान देखा था। उसने अपने दिल के ऊपर से एक पिन निकाली और 1 सेकंड के लिए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, नाना के पैर के चारों ओर काम करने में व्यस्त, जबकि युवती उसकी उपस्थिति को महसूस किए बिना चावल का पाउडर लगा रही थी। ऐसा करते समय वह बहुत मेहनत कर रही थी ताकि उसके गालों के ऊपरी हिस्से पर कुछ न लगे। लेकिन जब राजकुमार ने टिप्पणी की कि अगर वह लंदन में आकर गाएगी तो पूरा इंग्लैंड उसकी सराहना करना चाहेगा, वह हंसी और एक पल के लिए पीछे मुड़ी। उसका बायां गाल पाउडर के एक आदर्श बादल के बीच बहुत सफ़ेद दिख रहा था। फिर वह अचानक गंभीर हो गई, क्योंकि वह रूजा लगाने के ऑपरेशन पर आ गई थी। और अपना चेहरा एक बार फिर आईने के पास करके उसने अपनी उंगली एक जार में डुबोई और अपनी आंखों के नीचे रूजा लगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इसे अपने मंदिरों की ओर फैलाया। सज्जनों ने सम्मानपूर्वक मौन रखा। काउंट मुफ्त ने अभी तक अपने होंठ नहीं खोले थे। वह अपनी युवावस्था के बारे में सोच रहा था। बचपन के दिनों में उसका शयन कक्ष बहुत ठंडा रहता था और बाद में जब वह 16 वर्ष का हो गया और हर शाम अपनी मां को शुभ रात्रि का चुंबन देता था, तो वह आलिंगन की बर्फीली अनुभूति को सपनों की दुनिया में ले जाता था। एक दिन आधे खुले दरवाजे से गुजरते हुए उसने एक नौकरानी को नहाते हुए देखा और यही एकमात्र याद थी जिसने यौवन के दिनों से लेकर विवाह के समय तक उसके मन की शांति को किसी तरह से परेशान किया था। बाद में उसने पाया कि उसकी पत्नी अपने वैवाहिक कर्तव्यों का सख्ती से पालन करती है, लेकिन खुद को उनके प्रति धार्मिक नापसंदगी का अनुभव होता था। वह पुरुष की स्थिति में आ गया था और अब बूढ़ा हो रहा था, शरीर की अज्ञानता में, कठोर भक्ति प्रथाओं के विनम्र पालन में और उपदेशों और नैतिक कानूनों से भरे जीवन के नियमों का पालन करने में। और अब अचानक वह इस नग्न वेश्या की उपस्थिति में इस अभिनेत्री के ड्रेसिंग रूम में गिर गया। वह जिसने कभी काउंटेस मुफेट को गाटा पहनते नहीं देखा था, वह जार और बेसिन की उस बेतरतीब व्यवस्था और उस तेज मीठी खुशबू के बीच एक महिला के शौचालय के अंतरंग विवरण को देख रहा था। उसका पूरा अस्तित्व उथल पुथल में था। वह उस गुप्त सर्वव्यापी प्रभाव से भयभीत था जो पिछले कुछ समय से नाना की उपस्थिति उस पर हावी हो रही थी, और उसे शैतानी भूत प्रेत के पवित्र किस्से याद आ गए जिसने उसके शुरुआती सालों को खुश कर दिया था। वह शैतान में विश्वास करता था और एक उलझन भरे तरीके से वह नाना था। उसकी हंसी और उसकी छाती और उसके कूल्हे जो कई बुराइयों से सूजे हुए लग रहे थे।
लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वो मजबूत रहेगा। नहीं, वह जानता होगा कि खुद का बचाव कैसे करना है। ठीक है, ये तय हो गया है, राजकुमार ने कहा और आराम से सोफे पर लेट गया। आप अगले साल लंदन आएंगे और हम आपका इतने गर्मजोशी से स्वागत करेंगे कि आप फिर कभी फ्रांस नहीं लौटेंगे। मेरे प्यारे काउंट, आप अपनी सुंदर महिलाओं को पर्याप्त महत्व नहीं देते। हम उन सभी को आपसे छीन लेंगे। इससे उसे कोई खास फायदा नहीं होगा, मार्क्विस डी चौड ने दुष्टता से बड़बड़ाया, क्योंकि वह कभी कभी दोस्तों के बीच जोखिम भरी बातें कह देता था। ये गिनती खुद में ही सद्गुण है। अपने सद्गुणों का जिक्र सुनकर नाना ने उसे इतनी हास्यास्पद नजरों से देखा कि मुफ्त को झुंझलाहट की एक तीखी टीस महसूस हुई, लेकिन इसके तुरंत बाद वह हैरान और खुद पर नाराज हो गया। इस वेश्या की मौजूदगी में सद्गुणी होने का विचार उसे शर्मिंदा क्यों कर रहा था? वो उसे मार सकता था, लेकिन ब्रश उठाने की कोशिश में नाना ने उसे जमीन पर गिरा दिया और जैसे ही वह उसे उठाने के लिए झुकी, वह आगे की ओर भागा। एक पल के लिए उनकी सांसें आपस में मिल गईं और वीनस के ढीले बाल उसके हाथों पर बहने लगे। लेकिन पश्चाताप उसके आनंद के साथ मिल गया, एक तरह का आनंद, इसके अलावा अच्छे कैथोलिकों के लिए विशिष्ट, जिन्हें उनके पाप के बीच नरक का डर सताता है। इसी समय दरवाजे के बाहर फादर बेरिलोट की आवाज सुनाई दी। क्या मैं दस्तक दे सकता हूँ, मैडम? घर में बेचैनी बढ़ रही है। सब कुछ सही समय पर होगा, नाना ने शांति से उत्तर दिया। उसने अपना पेंट ब्रश काजल के बर्तन में डुबोया था और अपनी नाक की नोक को शीशे के पास रखते हुए और अपनी बाईं आंख बंद करके उसने उसे अपनी पलकों के बीच से धीरे से घुमाया। मुफ्त उसके पीछे खड़ा था और देख रहा था। उसने शीशे में उसका प्रतिबिंब देखा, उसके गोल कंधे और उसकी छाती गुलाबी छाया से आधी छिपी हुई थी। और अपनी सारी कोशिशों के बावजूद वह उस चेहरे से अपनी नज़र नहीं हटा पाया जो डिम्पल से इतना खुश था और इतनी वासना से भरा हुआ था, जिसे बंद आंख और भी आकर्षक बना रही थी। जब उसने अपनी दाहिनी आंख बंद की और ब्रश को उसके ऊपर घुमाया तो उसे समझ आ गया कि वह उसका है। वे अपने पैर पटक रहे हैं, मैडम, कॉलबॉय ने फिर चिल्लाया। वे सीटें तोड़कर खत्म करेंगे। क्या मैं दस्तक दे सकता हूँ? ओह, परेशानी, नाना ने अधीरता से कहा। खटखटाओ, मुझे परवाह नहीं है। अगर मैं तैयार नहीं हूँ तो ठीक है, उन्हें मेरा इंतजार करना होगा। वो पुनः शांत हो गई और सज्जनों की ओर मुड़कर मुस्कराते हुए बोली, ये सच है, हमारी बातचीत के लिए केवल 1 मिनट बचा है। उसका चेहरा और हाथ अब तैयार हो चुके थे और अपनी उंगलियों से उसने अपने होठों पर कारमाइन की 2 बड़ी बूंदें लगाईं। काउंट मुफेट पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित महसूस कर रहा था। वह पाउडर और पेंट द्वारा किए गए विकृत परिवर्तन से मोहित हो गया था और उन युवा चित्रित आकर्षणों, बहुत लाल मुंह और बहुत सफेद चेहरे और अतिरंजित आंखों के लिए एक अराजक लालसा से भर गया था, जो काली और जलते हुए और प्यार के लिए मरते हुए चारों ओर से घिरी हुई थीं। इस बीच नाना 1 या 2 सेकंड के लिए पर्दे के पीछे चली गई ताकि अपनी ड्रॉ उतार सके और वीनस की चड्डी पहन सके। जिसके बाद शांत निर्लजता के साथ वह बाहर आए और अपनी छोटी लिनन की पट्टियां खोली और अपनी बाहें मैडम जूल्स की ओर बढ़ा दी, जिन्होंने उन पर छोटी आस्तीन वाली अंगरखी खींची। जल्दी करो, वे क्रोधित हो रहे हैं। वह बुदबुदाए। आधी बंद आंखों वाले राजकुमार ने पारखी नजर से उसकी छाती की उभरी हुई रेखाओं को देखा, जबकि मार्क्विस डी चौड ने अनजाने में अपना सिर हिलाया। मुफ्त ने कालीन को देखा ताकि और कुछ न देख सके। आखिरकार वीनस सिर्फ अपने कंधों पर जालीदार घूंघट के साथ मंच पर जाने के लिए तैयार थी। मैडम जूल्स खाली, बेपरवाह आंखों और एक छोटी बूढ़ी लकड़ी की गुड़िया जैसी अभिव्यक्ति के साथ अभी भी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थी। तेज गति से उसने अपने दिल पर अटूट पिनकुशन से पिन निकाली और वीनस की अंगरखी को पिन किया, लेकिन जब उसने अपने सूखे हाथों से उन सभी मोटे नग्न आकर्षणों को घुमाया तो उसे कुछ भी नहीं सूझा। वह ऐसी थी जिसे अपने लिंग से कोई सरोकार नहीं था। वहाँ युवती ने आईने में खुद को अंतिम बार देखते हुए कहा। बोडे ने फिर से वापस आ गया। वह चिंतित था और उसने कहा कि तीसरा भाग शुरू हो गया है। बहुत बढ़िया, मैं आ रहा हूँ, नाना ने जवाब दिया। यहाँ बहुत शोर है। क्यों?
आमतौर पर मैं ही दूसरों का इंतजार करता हूँ। सज्जन लोग ड्रेसिंग रूम से बाहर चले गए, लेकिन उन्होंने अलविदा नहीं कहा, क्योंकि राजकुमार ने तीसरे भाग के प्रदर्शन में पर्दे के पीछे से सहायता करने की इच्छा व्यक्त की थी। अकेले रह जाने पर नाना बहुत आश्चर्यचकित हुई और उसने अपने चारों ओर देखा। वह कहाँ हो सकती है? उसने पूछा। वह सेटिन को खोज रही थी। जब वह फिर से मिली, पर्दे के पीछे अपनी ट्रंक पर इंतजार कर रही, तो सेटिन ने चुपचाप जवाब दिया, निश्चित रूप से मैं वहां मौजूद सभी लोगों के साथ आपके रास्ते में नहीं आना चाहती थी। और उसने आगे कहा कि वह अब जा रही है। लेकिन नाना ने उसे रोक लिया। वह कितनी मूर्ख लड़की थी। अब जबकि बोडेनवे उसे लेने के लिए तैयार हो गया था। क्यों? नाटक खत्म होने के बाद सौदा तय होना था। सेटिन हिचकिचाया। बहुत सारे भाई थे, वह अपने तत्व से बाहर थी। फिर भी वह रुकी रही। जैसे ही राजकुमार छोटी लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, थिएटर के दूसरी तरफ से दबी हुई कसमों और पैरों की पटक पटक की अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। अपने संकेतों का इंतजार कर रहे अभिनेता एक गंभीर घटना से डरे हुए थे। पिछले कुछ सेकंड से मिग्नन अपने चुटकुले सुना रहा था और फॉचेरी को दुलार से दबा रहा था। उसने आखिरकार एक नया खेल ईजाद किया और मक्खियों को दूर रखने के लिए दूसरे की नाक को सहलाना शुरू कर दिया। इस तरह के खेल ने स्वाभाविक रूप से अभिनेताओं को किसी भी हद तक विचलित कर दिया। लेकिन सफलता ने अचानक मिग्नन को उसके संतुलन से बाहर कर दिया था। वह असाधारण कामों में लग गया था और उसने पत्रकार को कान पर मुक्का मारा था, वास्तव में जोरदार मुक्का। इस बार वह हद से आगे निकल गया था। इतने सारे दर्शकों की मौजूदगी में फाउचेरी के लिए इस तरह के प्रहार को हंसी के साथ सह पाना असंभव था। जिसके बाद दोनों आदमी अपने तमाशे से दूर हो गए थे, एक दूसरे का गला घोंटने लगे थे, उनके चेहरे नफरत से लाल हो गए थे और अब वे साइडलाइट के पीछे इधर उधर लुढ़क रहे थे, एक दूसरे पर इस तरह से वार कर रहे थे जैसे कि वे टूटने वाले ही न हों। महाशय बोडेनवे, महाशय बोडेनवे, मंच प्रबंधक ने भयंकर घबराहट में कहा। बोडेनवे ने राजकुमार से अपना बहाना बनाया और उसके पीछे चला गया। जब उसने फर्श पर मौजूद लोगों में फॉचेरी और मिग्नन को पहचाना तो उसने झुंझलाहट का भाव प्रकट किया। उन्होंने निश्चित रूप से एक अच्छा समय चुना था, क्योंकि महामहिम दृश्य के दूसरी ओर थे और घर में बहुत सारे लोग थे जो शायद शोरगुल सुन सकते थे। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए रोज मिग्नन ठीक उसी समय सांस फूलने लगी जब उसे मंच पर आना था। वल्कन वास्तव में उसे संकेत दे रहा था, लेकिन रोज जमीन पर जड़वत खड़ी थी, अपने पति और उसके प्रेमी को देखकर आश्चर्यचकित थी, जो उसके पैरों पर लौट रहे थे, एक दूसरे का गला घोंट रहे थे, लात मार रहे थे, अपने बाल नोच रहे थे और अपने कोट को धूल से सफेद कर रहे थे। उन्होंने रास्ता रोक दिया। एक सीन शिफ्टर ने फॉचेरी की टोपी भी रोक दी थी, जब शैतानी चीज संघर्ष के बीच में मंच पर आने वाली थी। इस बीच वल्कन, जो दर्शकों को खुश करने के लिए उबकाए ले रहा था, ने रोज को दूसरी बार संकेत दिया। लेकिन वह स्थिर खड़ी रही और उन दोनों पुरुषों को देखती रही। ओह, उनकी तरफ मत देखो, बोडेनेव ने गुस्से में उससे फुसफुसाते हुए कहा। चलो मंच पर जाओ, चलो, करो। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। क्यों? तुम अपना क्यों मिस कर रही हो? और मैनेजर के धक्के से रोज ने गिरे हुए लोगों के ऊपर से कदम बढ़ाया और खुद को फुटलाइट्स की चमक और दर्शकों की मौजूदगी में पाया। वो ये समझने में पूरी तरह विफल रही कि वे उसके पीछे फर्श पर क्यों लड़ रहे थे। सिर से पैर तक कांपते हुए और कानों में गुनगुनाहट के साथ वह फुटलाइट्स के पास आई। उसके होठों पर डायना की मीठी, कामुक मुस्कान थी और उसने अपनी युगल पंक्ति की शुरुआत इतनी भावपूर्ण आवाज में की कि दर्शकों ने उसे सचमुच तालियां बजाकर सराहा। दृश्य के पीछे से वह दो आदमियों की धीमी धमक सुन सकती थी। वे पंखों पर लुढ़क गए थे, लेकिन सौभाग्य से संगीत ने उनके पैरों से होने वाली आवाज को ढक दिया था, क्योंकि वे उन पर लात मार रहे थे। भगवान की कसम, बोडेनवे ने झल्लाहट में चिल्लाते हुए कहा जब आखिरकार वह उन्हें अलग करने में सफल हो गया। तुम घर पर क्यों नहीं लड़ सकते थे? तुम भी मेरी तरह जानते हो कि मुझे इस तरह की चीजें पसंद नहीं हैं।
तुम मिग्नन, तुम प्रॉम्प्ट साइड पर यहाँ रहकर मुझे खुशी दोगी, और तुम फॉचेरी, अगर तुम ओपी साइड छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें थिएटर से बाहर निकाल दूंगा। तुम समझ रहे हो, है न? प्रॉम्प्ट साइड और ओपी साइड, या मैं रोज को तुम्हें यहाँ लाने से मना करता हूँ। जब वह राजकुमार के पास लौटा तो राजकुमार ने पूछा कि मामला क्या है। ओह, कुछ भी नहीं, वह धीरे से बुदबुदाया। नाना फर में लिपटी खड़ी थी और अपने इशारे का इंतजार करते हुए इन सज्जनों से बात कर रही थी। जब काउंट मुफ्त मंच के दो पंखों के बीच से झांकने के लिए ऊपर आ रहा था, तो उसने मंच प्रबंधक द्वारा दिए गए संकेत से समझ लिया कि उसे धीरे से कदम रखना है। मक्खियों से नींद भरी गर्मी बह रही थी और पंखों में, जो कि चमकीले प्रकाश के धब्बों से जगमगा रहे थे, केवल कुछ लोग ही बचे थे, जो धीमी आवाज में बात कर रहे थे या पंजों के बल पर भाग रहे थे। गैसमैन कॉक्स की जटिल व्यवस्था के बीच अपनी पोस्ट पर था। एक फायरमैन साइड लाइट के सहारे झुककर चीजों की एक झलक पाने की कोशिश करते हुए आगे की ओर झुक रहा था, जबकि अपनी सीट पर ऊपर पर्दा आदमी हार मानकर देख रहा था, नाटक की परवाह किए बिना रस्सियों के बीच अपने कर्तव्य पर जाने के लिए घंटी बजने का लगातार इंतजार कर रहा था। और बंद हवा और पैरों की सरसराहट और फुसफुसाहट की आवाज के बीच मंच पर अभिनेताओं की आवाजें अजीब, सुस्त, आश्चर्यजनक रूप से असंगत लग रही थीं। दूर बैंड की उलझन भरी आवाजों के ऊपर एक विशाल सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। ये सदन की सांस थी, जो कभी कभी अस्पष्ट अफवाहों, हंसी, तालियों में फूटने तक बढ़ जाती थी। अदृश्य होते हुए भी, मौन में भी जनता की उपस्थिति महसूस की जा सकती थी। कुछ खुला हुआ है, नाना ने तीखी आवाज में कहा और इसके साथ ही उसने अपने फर के लबादे की तहें कस लीं। देखो, बेरिलोट, मुझे लगता है कि उन्होंने अभी अभी खिड़की खोली है। क्यों? यहाँ किसी को सर्दी से मौत हो सकती है। बेरिलोट ने कसम खाई कि उसने खुद ही हर खिड़की बंद कर दी थी, लेकिन उसने सुझाव दिया कि संभवतः कुछ टूटे हुए शीशे थे। अभिनेता हमेशा ड्राफ्ट की शिकायत करते थे। उस गैसलिट क्षेत्र की भारी गर्मी से ठंडी हवा के झोंके लगातार गुजर रहे थे। यह एक नियमित इन्फ्लुएंजा जाल था, जैसा कि फॉन्टन ने कहा। नाना ने नाराज होते हुए कहा, मैं तुम्हें लोकट ड्रेस में देखना पसंद करूंगी। चुप रहो, बोडेनवे ने बड़बड़ाया। मंच पर रोज ने अपने युगल में एक वाक्य इतनी चतुराई से प्रस्तुत किया कि सभी दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। इस पर नाना चुप हो गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। इस बीच काउंट एक गलियारे से नीचे जा रहा था जब बेरिलोट ने उसे रोका और कहा कि वह वहां एक खोज करेगा। वास्तव में उसने दृश्यों और पंखों का एक तिरछा दृश्य देखा, जिसे पुराने पोस्टरों की एक मोटी परत द्वारा मजबूत किया गया था। फिर उसने मंच के एक कोने को देखा, जिसमें चांदी की खदान में खोखली इतना गुफा और पृष्ठभूमि में वल्कन की भट्टी थी। ऊपर से उतारे गए बैटन ने एक चमकदार पदार्थ को जलाया, जिसे ब्रश के बड़े बड़े टुकड़ों से लगाया गया था। लाल और नीले रंग के ग्लास वाली साइड लाइटें इस तरह से रखी गई थीं कि एक जलती हुई अंगीठी की तरह दिखाई दे रही थीं, जबकि मंच के फर्श पर दूर की पृष्ठभूमि में गहरे रंग के पत्थरों की एक दीवार को स्पष्ट रूप से उभारने के लिए गैसलाइट की लंबी लाइनें बिछाई गई थीं। एक हल्की, व्यावहारिक ढलान पर सार्वजनिक अवकाश की रात को घास में बिखरे हुए रोशनी के लैंपों जैसे दिखने वाले छोटे छोटे प्रकाश बिंदुओं के बीच बूढ़ी मैडम ड्रोवर्ड, जो जूनो का किरदार निभाती थीं, हतप्रभ और नींद में बैठी अपने संकेत का इंतजार कर रही थीं। थोड़ी देर में वहां हलचल मच गई, क्योंकि क्लेरिस जो कहानी सुना रही थी उसे सुनते हुए सिमोन चिल्ला पड़ी, अरे, ये तो ट्राइकॉन है। ये वास्तव में ट्राइकॉन थी, वही पुराने घुंघराले बाल और हमेशा की तरह एक मुकदमेबाज महान महिला की तरह दिख रही थी। जब उसने नाना को देखा तो वह सीधे उनके पास गई। नहीं, कुछ तेज शब्दों के आदान प्रदान के बाद वाले ने कहा, अभी नहीं। बूढ़ी महिला गंभीर दिख रही थी। तभी प्रोलियरे वहां से गुजरा और उससे हाथ मिलाया, जबकि दो छोटी कोरस लड़कियां गहरी भावनाओं से भरी नजरों से उसे देख रही थीं। एक पल के लिए वह झिझकती हुई दिखी। फिर उसने सिमोन को इशारा किया और वाक्यों का तेज आदान प्रदान फिर से शुरू हो गया। हाँ, सिमोन ने आखिरकार कहा, आधे घंटे में।
लेकिन जब वह फिर से अपने ड्रेसिंग रूम में ऊपर जा रही थी, मैडम ब्राउन, जो एक बार फिर पत्रों के साथ चक्कर लगा रही थी, ने उसे एक पत्र दिया। बोडेनवे ने अपनी आवाज़ कम की और ट्राइकॉन को अंदर आने की अनुमति देने के लिए द्वारपाल को गुस्से से फटकारा। वह महिला, और ऐसी शाम को बाकी सभी से। इससे वह इतना क्रोधित हो गया क्योंकि महामहिम वहां थे। मैडम ब्राउन, जो 30 साल से थिएटर में थीं, ने काफी कड़वाहट से जवाब दिया। उसे कैसे पता था? उसने पूछा। ट्राइकॉन सभी महिलाओं के साथ व्यापार करता था। ले डायरेक्टर ने बिना कोई टिप्पणी किए उससे 20 बार मुलाकात की थी, और जब बोडेनवे कस्में खा रही थी, ट्राइकॉन चुपचाप खड़ा था, राजकुमार की जांच कर रहा था, जैसे एक महिला एक नज़र में एक आदमी का वजन करती है। एक मुस्कान ने उसके पीले चेहरे को चमका दिया। वर्तमान में वह धीरे धीरे गहरी आदर करने वाली छोटी महिलाओं की भीड़ के बीच से चली गई। तुरंत, है ना? उसने फिर से सिमोन की ओर मुड़ते हुए पूछा। सिमोन बहुत चिंतित लग रही थी। ये पत्र एक युवक का था, जिसके साथ उसने उस शाम के लिए खुद को जोड़ा था। उसने मैडम ब्राउन को एक लिखा हुआ नोट दिया, जिसमें लिखा था, आज रात असंभव है, डार्लिंग, मैं बुक हो चुकी हूँ। लेकिन वह अभी भी आशंकित थी। युवक शायद हर चीज के बावजूद उसका इंतजार कर रहा हो। चूंकि वह तीसरे एक्ट में नहीं खेल रही थी, इसलिए उसका मन तुरंत वहां से जाने का था, और इसलिए उसने क्लेरिस से विनती की कि वह जाकर देखे कि वह आदमी वहां है या नहीं। क्लेरिस को एक्ट के अंत में ही मंच पर आना था, इसलिए वह नीचे चली गई, जबकि सिमोन 1 मिनट के लिए उनके कॉमन ड्रेसिंग रूम में भाग गई। मैडम ब्राउन के पीने के बार में नीचे की ओर एक सुपर, जिसे प्लूटो की भूमिका सौंपी गई थी, सुनहरी लपटों से लथपथ एक बड़े लाल लबादे की तहों के बीच एकांत में शराब पी रहा था। अच्छी पोर्ट्रेस द्वारा किया गया छोटा मोटा काम ठीक ठाक चल रहा होगा, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे तहखाने जैसा छेद खाली हो चुके हील टैप और पानी से गीला था। क्लेरिस ने आइरिस का अंगरखा उठाया, जो उसके पीछे की चिकनी सीढ़ियों पर घिसट रहा था, लेकिन वह सीढ़ियों के मोड़ पर समझदारी से रुक गई और बस आगे बढ़कर लॉज में झांकने से संतुष्ट हो गई। वह निश्चित रूप से चीजों को भांपने में तेज थी। बस कल्पना कीजिए, वह बेवकूफ लाफालोइस अभी भी वहां था, मेज और स्टोव के बीच उसी पुरानी कुर्सी पर बैठा हुआ। उसने सिमोन के सामने चुपके से भागने का नाटक किया था और उसके जाने के बाद वापस आ गया था। उस मामले के लिए लॉज अभी भी सज्जनों से भरा हुआ था, जो हमेशा की तरह दस्ताने पहने, सुरुचिपूर्ण, विनम्र और धैर्यवान होकर वहां बैठे थे। वे सभी प्रतीक्षा कर रहे थे और एक दूसरे को गंभीरता से देख रहे थे। मेज पर अब सिर्फ कुछ गंदी प्लेटें थीं। मैडम ब्राउन ने हाल ही में आखिरी गुलदस्ते बांटे थे। काली बिल्ली के बगल में फर्श पर एक अकेला गिरा हुआ गुलाब मुरझा रहा था, जो लेट गई थी और खुद को सिकुड़ लिया था, जबकि बिल्ली के बच्चे जंगली दौड़ लगा रहे थे और सज्जनों की टांगों के बीच भयंकर सरपट दौड़ रहे थे। क्लेरिस ने क्षण भर के लिए लाफालोइस को बाहर निकालने का मन बनाया। बेवकूफ को जानवरों से कोई लगाव नहीं था, और यही बात उसे अंतिम रूप देने वाली थी। वह अपनी टांगें खींचने में व्यस्त था क्योंकि बिल्ली वहां थी, और वह उसे छूना नहीं चाहता था। वह तुम्हें काट लेगा, अपना ख्याल रखना। प्लूटो ने, जो एक मजाकिया व्यक्ति था, हाथ के पिछले हिस्से से अपना मुंह पोंछते हुए ऊपर जाते हुए कहा। उसके बाद क्लेरिस ने लाफालोइस को कोयले पर घसीटने का विचार छोड़ दिया। उसने मैडम ब्राउन को सिमोन के युवा साथी को पत्र देते हुए देखा था, और वह लॉबी में गैस की रोशनी में उसे पढ़ने के लिए बाहर गया था। आज रात असंभव है, प्रिय, मैं बुक हो चुका हूँ। और इसके साथ ही वह शांतिपूर्वक चला गया, क्योंकि वह निस्संदेह इस सूत्र का अभ्यस्त था। वैसे भी वह जानता था कि खुद को कैसे संचालित करना है। ऐसा नहीं था। दूसरे लोग, जो मैडम ब्राउन की टूटी फूटी पुआल की तली वाली कुर्सियों पर बड़ी चमकदार लालटेन के नीचे डटे हुए थे, जहां गर्मी आपको भूनने के लिए पर्याप्त थी और एक अप्रिय गंध थी। कितने सारे लोग वहां रहे होंगे। क्लेरिस फिर से घृणा से ऊपर गई, पर्दे के पीछे से गुजरी और सिमोन को उसका जवाब देने के लिए ड्रेसिंग रूम की ओर जाने वाली 3 सीढ़ियां चढ़ी। नीचे राजकुमार बाकी लोगों से अलग हो गया था और नाना से बात करते हुए खड़ा था। उसने उसे कभी नहीं छोड़ा। वह आधी बंद पलकों के माध्यम से उसके बारे में सोचता रहा।
नाना ने उसकी ओर नहीं देखा, लेकिन मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। हालांकि अचानक काउंट मुफेट ने एक जबरदस्त आवेग का पालन किया और बोडेनवे को छोड़कर, जो उसे रोलर्स और विंडलेस के काम करने के तरीके के बारे में समझा रहा था, वो उनकी बातचीत को बाधित करने के लिए ऊपर आया। नाना ने अपनी आंखें उठाईं और उसे देखकर मुस्कुराई, जैसे वह महामहिम को देखकर मुस्कुराई थी। लेकिन उसने अपने कान खुले रखे, क्योंकि वह अपने संकेत का इंतजार कर रही थी। मेरा मानना है कि तीसरा भाग सबसे छोटा है, राजकुमार ने कहना शुरू किया, क्योंकि काउंट की उपस्थिति से वह शर्मिंदा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसका पूरा हाव भाव बदल गया, वह अचानक अपने काम पर लग गई। कंधों को तेजी से हिलाते हुए उसने अपने फर को अपने से नीचे गिरा दिया और मैडम जूस ने, जो पीछे खड़ी थी, उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और फिर अपने दोनों हाथों को अपने बालों पर फिराने के बाद मानो उन्हें बांधना चाहती हो, वह पूरी नग्न अवस्था में मंच पर चली गई। चुप रहो, चुप रहो, बोडेनवे फुसफुसाया। काउंट और राजकुमार आश्चर्यचकित थे। वहां गहरा सन्नाटा छा गया और फिर एक गहरी और दूर से भीड़ की बड़बड़ाहट सुनाई देने लगी। हर शाम जब वीनस अपनी ईश्वरीय नग्नता में प्रवेश करती थी तो वही प्रभाव पैदा होता था। फिर मुफ्त को देखने की इच्छा हुई, उसने अपनी आंखें झांकने के छेद पर लगा दी। फूटलाइट्स द्वारा बनाए गए चमकते हुए चाप के ऊपर और उससे परे घर का अंधेरा शरीर लाल भाप से भरा हुआ लग रहा था, और इस तटस्थ रंग की पृष्ठभूमि के खिलाफ, जहां चेहरों की पंक्ति पर पंक्ति एक पीला, अनिश्चित नोट बजाती थी, नाना सफेद और विशाल दिखाई दे रही थी, जिससे बालकनी से लेकर मक्खियों तक के बक्से दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने उसे पीछे से देखा, उसके सूजे हुए कूल्हों, उसकी फैली हुई भुजाओं को देखा, जबकि नीचे फर्श पर, उसके पैरों के समान स्तर पर, प्रॉम्प्टर का सिर, एक विनम्र, ईमानदार चेहरे वाला एक बूढ़े आदमी का सिर मंच के किनारे पर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे शरीर से अलग कर दिया गया हो। उसके आरंभिक नंबर में कुछ बिंदुओं पर ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी गर्दन से कमर तक एक लहरदार हरकत चलती है और उसके अंगरखे के पीछे की ओर झुकी हुई सीमा में समाप्त हो जाती है। जब तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उसने अपना अंतिम स्वर गाया तो वह झुकी और उसके अंगों के चारों ओर जालीदार पट्टी तैर गई और उसके बाल उसकी कमर पर लहराने लगे जब वह तेजी से पीछे की ओर झुकी। और उसे इस तरह से देखकर, जैसे कि वह झुकी हुई आकृति और अतिरंजित कूल्हों के साथ काउंट की झांकियों की ओर वापस आ रही थी, वह फिर से सीधा खड़ा हो गया और उसका चेहरा बहुत सफ़ेद हो गया था। मंच गायब हो गया था और अब उसे केवल दृश्य का उल्टा भाग दिखाई दे रहा था, जिसमें हर दिशा में चिपकाए गए पुराने पोस्टर प्रदर्शित थे। व्यावहारिक ढलान पर, गैस जेट की पंक्तियों के बीच, पूरा ओलंपस फिर से सो रही मैडम ड्रोवर्ड से जुड़ गया था। वे अभिनय के समापन की प्रतीक्षा कर रहे थे। बोस्क और फॉन्टन अपने घुटनों को अपनी ठुड्डी तक खींचकर फर्श पर बैठे थे और प्रोलियो ने आगे बढ़ने से पहले खुद को तानकर जम्हाई ली। हर कोई थक गया था, उनकी आंखें लाल थीं और वे घर जाकर सोने के लिए तरस रहे थे। तभी फॉचेरी, जो तब से ओपी की तरफ घूम रहा था जब से बोडेनवे ने उसे दूसरे पक्ष से मना किया था, आया और खुद को शांत रखने के लिए काउंट को बटनहोल किया और साथ ही उसे ड्रेसिंग रूम दिखाने की पेशकश की। सुस्ती की बढ़ती भावना ने मुफेट को प्रतिरोध की कोई शक्ति नहीं दी थी और मार्क्विस डी चौड की तलाश करने के बाद, जो गायब हो गया था, वह पत्रकार का पीछा करके समाप्त हो गया। जब वह विंग से बाहर निकला, जहां से वह नाना के गाने सुन रहा था, तो उसे राहत और चिंता की मिश्रित भावना का अनुभव हुआ। फॉचेरी पहले ही सीढ़ियों पर चढ़ चुका था, जो पहली और दूसरी मंजिल पर कम पैनल वाले दरवाजों से बंद थी। यह उन सीढ़ियों में से एक थी जो आपको दयनीय घरों में मिलती हैं। काउंट मुफेट ने बेनेवोलेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य के रूप में अपने दौरों के दौरान ऐसी कई सीढ़ियां देखी थीं। ये नंगी और जीर्ण शीर्ण थी, इसकी दीवारों पर पीले रंग का पेंट लगा हुआ था, पैरों के लगातार आने जाने से इसकी सीढ़ियां घिस गई थीं और कई हाथों के घर्षण से इसकी लोहे की रेलिंग चिकनी हो गई थी। हर सीढ़ी के सिर पर फर्श के बराबर एक छोटी खिड़की थी जो एक गहरे, चौकोर वेंटहोल जैसी दिखती थी,
जबकि दीवारों पर लगे लालटेन में जलती हुई गैस की धाराएं आसपास की गंदगी को बेरहमी से रोशन कर रही थीं और एक चमकदार गर्मी दे रही थीं, जो संकरी सीढ़ियों पर चढ़ते ही और भी तीव्र होती जा रही थी। जब वह सीढ़ियों के नीचे पहुंचा तो काउंट ने एक बार फिर अपनी गर्दन और कंधों पर गर्म सांस महसूस की। पुराने दिनों की तरह यह महिलाओं की गंध से भरा हुआ था, जो ऊपर के ड्रेसिंग रूम से आने वाली रोशनी और आवाज के बीच बह रही थी, और अब हर ऊपर के कदम के साथ उसे पाउडर की कस्तूरी जैसी गंध और टॉयलेट सिरके की तीखी खुशबू महसूस हो रही थी, जो उसे और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। पहली मंजिल पर 2 गलियारे पीछे की ओर चले गए, जो एकदम से अलग हो गए और दरवाजों का एक सेट दिखाई दिया जो पीले रंग से रंगे हुए थे और बड़े सफ़ेद अंकों से इस तरह गिने गए थे जैसे कि एक खराब प्रतिष्ठा वाला होटल हो। फर्श पर टाइलें उनमें से कई बिना बिछे हुए थे और पुराना घर धंसने की स्थिति में था, वे टीले की तरह उभरे हुए थे। काउंट बेतहाशा आगे बढ़ा, आधे खुले दरवाजे से झांका और एक बहुत गंदा कमरा देखा जो शहर के एक गरीब इलाके में नाई की दुकान जैसा लग रहा था। अंदर 2 कुर्सियां, एक आईना और एक छोटी सी मेज थी जिसमें एक दराज थी जो ब्रश और कंघी की चर्बी से काली हो गई थी। वहां एक बहुत ही पसीने से लथपथ आदमी अपने लिनेन बदल रहा था, जबकि बगल के एक कमरे में एक महिला अपने दस्ताने पहन रही थी ताकि जाने की तैयारी कर सके। उसके बाल गीले और उलझे हुए थे, जैसे कि उसने अभी अभी नहाया हो। लेकिन फॉचेरी ने काउंट को पुकारना शुरू कर दिया और बाद वाला बिना देर किए ऊपर की ओर भाग रहा था जब दाईं ओर के गलियारे से एक उग्र लानत की आवाज आई। मैथिल्डे, एक छोटी सी नीरस मिस, ने अभी अभी अपना वॉश बेसिन तोड़ा था, जिसमें से साबुन का पानी सीढ़ियों की ओर बह रहा था। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा जोर से खटखटाया गया। अपने अपने कपड़ों में 2 महिलाएं गलियारे से उछलती हुई गुजरी और एक और महिला अपने शिफ्ट का हेम मुंह में दबाए दिखाई दी और तुरंत नजरों से ओझल हो गई। फिर हंसी की आवाज आई, एक विवाद, एक गीत का अंश जो अचानक बीच में ही रुक गया। पूरे मार्ग में नग्न चमक थी, अचानक सफ़ेद त्वचा और पीले रंग की अधोवस्त्र की झलकें दरवाजों की दरारों से देखी जा सकती थीं। 2 लड़कियां एक दूसरे को अपने जन्मदिन दिखाते हुए बहुत खुशियां मना रही थीं। उनमें से एक, बहुत छोटी लड़की, लगभग एक बच्ची, ने अपनी स्कर्ट को अपने घुटनों के ऊपर खींच लिया था ताकि वह अपनी दराजों में एक छेद सिल सके, और ड्रासन ने 2 पुरुषों को देखते हुए शालीनता के लिए कुछ पर्दे आधे खींच दिए। एक नाटक के अंत के बाद होने वाली जंगली भगदड़ पहले ही शुरू हो चुकी थी। सफ़ेद पेंट और रूजा का भव्य निष्कासन, चावल के पाउडर के बादलों के बीच साधारण पोशाक का पुनः ग्रहण, अजीब जानवर की गंध दरवाजे की खटपट की पंक्तियों के माध्यम से दोगुनी तीव्रता के साथ आ रही थी। तीसरी मंजिल पर मुफ्त ने खुद को नशे की भावना के हवाले कर दिया जो उस पर हावी हो रही थी। कोरस लड़कियों का ड्रेसिंग रूम वहां था और आपने 20 महिलाओं की भीड़ और साबुन और लवेंडर पानी के फ्लास्क का एक जंगली प्रदर्शन देखा। ये जगह किसी झुगी झोपड़ी वाले घर के आम कमरे जैसी थी। जब वह वहां से गुजरा तो उसने बंद दरवाजे के पीछे कपड़े धोने की तेज आवाजें सुनी और हाथ धोने के बेसिन में एकदम तूफान जैसा माहौल था। और जब वह सबसे ऊपर की मंजिल पर चढ़ रहा था तो उत्सुकता ने उसे एक बार फिर खुली हुई जगह से झांकने का जोखिम उठाने के लिए प्रेरित किया। कमरा खाली था और गैस की लपटों के नीचे फर्श पर फैले पेटीकोट के ढेर के बीच एक अकेला चैम्बर पॉट भूला हुआ खड़ा था। ये कमरा उसे उसकी अंतिम छाप देता था। चौथी मंजिल पर ऊपर वह लगभग घुटन महसूस कर रहा था। सभी सुगंधें, गर्मी के सभी झोंके वहां अपना लक्ष्य पा चुके थे। पीली छत ऐसी लग रही थी मानो उसे पकाया गया हो और लाल भूरे रंग के कोहरे के धुएं के बीच एक दिया जल रहा था। कुछ सेकंड के लिए वह लोहे की रेलिंग पर झुका रहा जो गर्म और नम लग रही थी और छूने पर लगभग मानवीय थी। और उसने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली और उस जगह के कामुक माहौल को महसूस किया। अब तक वह इसके बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ था, लेकिन अब यह उसके चेहरे पर पूरी तरह से धड़क रहा था। यहाँ आओ, फॉचेरी चिल्लाया, जो कुछ क्षण पहले गायब हो गया था। तुम्हारे लिए कहा जा रहा है। गलियारे के अंत में क्लैरिस और सिमोन का ड्रेसिंग रूम था। ये छत के नीचे एक लंबा,
खराब बना हुआ कमरा था जिसमें एक गैरेज छत और ढलानदार दीवारें थीं। प्रकाश दीवार में ऊपर 2 गहरे छेदों से इसमें प्रवेश करता था, लेकिन रात के उस समय ड्रेसिंग रूम में जलती हुई गैस से रोशनी होती थी। ये 700 प्रति रोल के हिसाब से कागज से ढका हुआ था, जिस पर हरे रंग की जालीदार जाली पर गुलाब के फूल बने हुए थे। एक दूसरे के पास रखे और ऑयल क्लॉथ से ढके 2 बोर्ड ड्रेसिंग टेबल के रूप में काम करते थे। वे पानी के छलकने से काले हो गए थे और उनके नीचे जिंक के जग, स्लोप पेल और मोटे पीले मिट्टी के बर्तनों का एक बढ़िया मिश्रण था। कमरे में बहुत सी फैंसी चीजें रखी हुई थीं, टूटी फूटी, गंदी और घिसी पिटी कटी हुई कटोरियां, बिना दांतों वाली कंघियां और वे सभी तरह की अव्यवस्थित छोटी छोटी चीजें जिन्हें 2 औरतें जल्दबाजी और लापरवाही में उस समय इधर उधर फेंक देती हैं जब वे एक साथ कपड़े उतारती हैं और नहाती हैं, एकदम अस्थायी माहौल में जिसके गंदे पहलू से उन्हें कोई सरोकार नहीं रह जाता। यहाँ जरूर आइए, फॉचेरी ने उस अच्छे मजाक वाले परिचय के साथ दोहराया जो पुरुष अपनी गिरी हुई बहनों के साथ अपनाते हैं। क्लेरिस तुम्हें चूमना चाहती है। मफेट ने आखिरकार कमरे में प्रवेश किया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसने मार्क्विस डी चौड को 2 ड्रेसिंग टेबल के बीच एक कुर्सी पर आराम से बैठे हुए पाया। मार्क्विस कुछ समय पहले वहां चले गए थे। उन्होंने अपने पैर फैलाए हुए थे क्योंकि एक बाल्टी से पानी टपक रहा था और फर्श पर सफ़ेद पानी फैल रहा था। वो स्पष्ट रूप से बहुत सहज थे, जैसा कि एक ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जो सभी तंग कोनों को जानता हो, और वह तंग ड्रेसिंग रूम में, जहां लोग नहा रहे होंगे, और उन शांत, अबाध स्त्रैण परिवेश के बीच, जो छोटी सी जगह की गंदगी को एक साथ स्वाभाविक और मार्मिक बना देता था, काफी खुश थे। क्या तुम उस बूढ़े लड़के के साथ जाओगी? सिमोन ने क्लेरिस से फुसफुसाते हुए पूछा। बल्कि बाद वाले ने ऊंची आवाज में उत्तर दिया। ड्रेसर, एक बहुत ही बदसूरत और बेहद जानी पहचानी युवा लड़की, जो सिमोन को उसका कोट पहनने में मदद कर रही थी, हंसी से पागल हो गई। तीनों ने एक दूसरे को धक्का दिया और छोटे छोटे वाक्य बोले जिससे उनकी खुशी दोगुनी हो गई। आओ क्लेरिस, सज्जन को चूमो, फॉचेरी ने कहा। तुम्हें पता है, उसके पास गेंडा है। और गिनती की ओर मुड़ते हुए, देखो, वो बहुत अच्छी है। वो तुम्हें चूमने वाली है। लेकिन क्लेरिस को उन लोगों से घृणा थी। उसने नीचे दरबान के लॉज में इंतजार कर रहे गंदे लोगों के बारे में हिंसक शब्दों में बात की। इसके अलावा वो फिर से नीचे जाने की जल्दी में थी। वे उसे उसका आखिरी दृश्य मिस करवा रहे थे। फिर जब फॉचेरी ने दरवाज़ा बंद कर दिया तो उसने मुफेट की मूंछों पर 2 चुंबन दिए और ऐसा करते हुए टिप्पणी की, ये तुम्हारे लिए नहीं है, किसी भी हालत में। यह उस उपद्रवी फॉचेरी के लिए है। और इसके साथ ही वह भाग गई और काउंट अपने ससुर की उपस्थिति में बहुत शर्मिंदा रहा। उसके चेहरे पर खून की धार दौड़ गई थी। नाना के ड्रेसिंग रूम में पर्दों और शीशों की सारी विलासिता के बीच उसने उस तीखे शारीरिक एहसास का अनुभव नहीं किया था जो उस दुखी गैरेट की शर्मनाक दुर्दशा ने उसके भीतर जगाया था, जो इन 2 लड़कियों के आत्मत्याग की याद दिलाता था। इस बीच मार्क्विस सिमोन के पीछे से तेजी से आया था, जो अपनी पूरी गति से भाग रही थी, और वो उसके कान में फुसफुसाता रहा जबकि उसने इनकार के संकेत में अपना सिर हिलाया। फॉचेरी हंसते हुए उनके पीछे चला गया, और इसके साथ ही काउंट ने खुद को ड्रेसर के साथ अकेला पाया, जो बेसिन धो रहा था। तदनुसार उसने भी प्रस्थान किया। उसके पैर लगभग उसके नीचे काम करना बंद कर रहे थे। एक बार फिर उसने आधी अधूरी महिलाओं की कतारें खड़ी कर दी और आगे बढ़ते हुए दरवाजे खटखटाए। लेकिन चारों मंजिलों पर अव्यवस्थित, बिखरी हुई लड़कियों की टुकड़ियों के बीच उसे केवल एक बिल्ली का ही स्पष्ट बोध हो रहा था। एक बड़ी कछुआखोल बिल्ली, जो भट्टीनुमा जगह से ऊपर की ओर सरकती हुई जा रही थी, जहां हवा कस्तूरी से जहरीली थी। वो अपनी पीठ को रेलिंगों से रगड़ रही थी और अपनी पूंछ को बहुत अधिक सीधा रखे हुए थी। हाँ, बिल्कुल, एक महिला ने भारी आवाज में कहा। मुझे लगा कि वे आज रात हमें रोक लेंगे। वे अपनी आवाज़ों से कितना परेशान करते हैं। अंत आ गया था, पर्दा अभी गिरा ही था। सीढ़ियों पर भगदड़ मच गई थी। इसकी दीवारें विस्मय से गूंज रही थीं और हर कोई कपड़े पहनकर जाने की जल्दी में था।
जब काउंट मुफ्त आखिरी 1-2 सीढ़ियां उतरा तो उसने नाना और राजकुमार को गलियारे से धीरे धीरे गुजरते देखा। युवती रुकी और उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। फिर धीरे धीरे राजकुमार मंच पर लौट आया, जहां बोडेनवे उसका इंतजार कर रहा था। और नाना के साथ अकेले रह जाने पर मुफ्त ने क्रोध और इच्छा के आवेग को जन्म दिया। वो उसके पीछे भागा और जब वो अपने ड्रेसिंग रूम में प्रवेश करने वाली थी तो उसने उसके कंधों के बीच नीचे की ओर घुंघराले छोटे सुनहरे बालों के बीच उसकी गर्दन पर एक मोटा चुंबन अंकित किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस चुंबन का जवाब दिया था जो उसे ऊपर दिया गया था। नाना गुस्से में थी, उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन जब उसने काउंट को पहचाना तो वह मुस्कुराए। ओह, तुमने मुझे डरा दिया, उसने सरलता से कहा, और उसकी मुस्कान शर्मिंदगी और विनम्रता में प्यारी थी, मानो वह इस चुंबन से निराश हो चुकी थी और इसे पाकर खुश थी। लेकिन वह उस शाम या उसके अगले दिन उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। यह इंतजार का मामला था। नहीं, अगर यह उसके बस में होता तो भी वह खुद को चाहने देती। उसकी नज़र ने इतना ही कहा। आखिरकार उसने कहा, मैं एक जमींदार हूँ, तुम्हें पता है। हाँ, मैं ऑरलियंस के पास एक देहाती घर खरीद रहा हूँ, दुनिया के उस हिस्से में जहाँ तुम कभी कभी खुद को ले जाते हो। बेबी ने मुझे बताया कि तुमने ऐसा किया है, मेरा मतलब है छोटे जॉर्जेस ह्यूगन से। तुम उसे जानते हो, तो वहाँ आकर मुझसे मिलो। काउंट एक शर्मीला आदमी था और अपनी कठोरता के विचार से वह डर गया था। वह अपने किए पर शर्मिंदा था और उसने औपचारिक रूप से सिर झुकाया, साथ ही उसके निमंत्रण का लाभ उठाने का वादा भी किया। फिर वह एक सपने की तरह चला गया। वह राजकुमार के पास वापस जा रहा था, तभी फोअर के सामने से गुजरते हुए उसने सेटिन को चिल्लाते हुए सुना, ओह, ये गंदी पुरानी चीज़, बस तुम मुझे अकेला छोड़ दो। यह मार्क्विस डी चौड था जो सेटिन पर लुढ़क रहा था। लड़की निश्चित रूप से फैशनेबल दुनिया से तंग आ चुकी थी। नाना ने निश्चित रूप से उसे बोडेनवे से मिलवाया था, लेकिन किसी अजीबोगरीब वाक्यांश को अपने मुंह से निकल जाने के डर से मुंह बंद करके खड़े रहने की आवश्यकता उसके लिए बहुत ज्यादा थी, और अब वह अपनी आज़ादी वापस पाने के लिए बेचैन थी, खासकर इसलिए क्योंकि वह अपने पुराने प्रेमी से टकरा चुकी थी। ये सुपर था, जिसे प्लूटो का रूप धारण करने का काम सौंपा गया था, एक पेस्ट्री कुक, जिसने पहले ही उसे पूरे 1 हफ्ते तक प्यार और कोड़े खाने का आनंद दिया था। वह उसका इंतजार कर रही थी, मार्क्विस द्वारा कही गई बातों से बहुत चिढ़ रही थी, मानो वह उन नाटकीय महिलाओं में से एक हो। और इसलिए आखिरकार उसने एक बहुत ही सम्मानजनक भाव धारण किया और यह वाक्य बोला, मेरे पति आ रहे हैं, तुम देखोगे। इस बीच घिसे पिटे दिखने वाले कलाकार अपने बाहरी कोट में एक के बाद एक उतर रहे थे। पुरुषों और महिलाओं के समूह छोटी सी घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और छाया में फटी हुई टोपियों और घिसी पिटी शॉलों की रूपरेखाएं दिखाई दे रही थीं। वे रंगहीन और बदसूरत लग रहे थे, जैसे कि बेचारे नाटककार जो अपना रंग उतार चुके हों। मंच पर, जहां साइड लाइट और बैटन बुझाए जा रहे थे, राजकुमार बोडेनवे द्वारा बताई जा रही एक कहानी सुन रहा था। वह नाना का इंतजार कर रहा था, और जब आखिरकार वह दिखाई दी तो मंच पर अंधेरा था और ड्यूटी पर मौजूद फायरमैन हाथ में लालटेन लिए अपना राउंड खत्म कर रहा था। बोडेनवे ने पैसेज डेस पेनोरमास से गुजर रहे महामहिम को बचाने के लिए उन्हें गलियारा खोलने के लिए कहा था, जो कुली के लॉज से थिएटर के प्रवेश हॉल तक जाता था। इस संकरी गली में छोटी छोटी महिलाएं बेतरतीब ढंग से दौड़ रही थीं, क्योंकि वे उन पुरुषों से बचकर भागने में खुश थीं जो दूसरे गलियारे में उनका इंतजार कर रहे थे। वे धक्का मुक्की करते हुए और कोहनी टकराते हुए आगे बढ़े, पीछे की ओर आशंका भरी निगाहों से देखते रहे और बाहर निकलने पर ही चैन की सांस ली। दूसरी ओर फॉन्टेन, बोस और प्रोलियर इत्मीनान से पीछे हट गए और उन गंभीर, भुगतान करने वाले प्रशंसकों की हरकतों पर मजाक करते रहे जो उस समय गैलरी देस वेरिएट्स में इधर उधर टहल रहे थे, जब नन्ही प्यारी लड़कियां अपने दिल के आदमियों के साथ बुलेवार्ड के साथ भाग रही थीं। लेकिन क्लेरिस विशेष रूप से चालाक थी। उसे ला फॉलोइस के बारे में संदेह था, और वास्तव में वह अभी भी लॉज में अपनी जगह पर था, सज्जनों के बीच जो मैडम ब्रॉन की कुर्सियों पर हठपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे।
वे सभी आगे बढ़े और इसके साथ ही वह एक दोस्त के पीछे बेशर्मी से आगे निकल गई। सज्जन संकीर्ण सीढ़ियों के नीचे पेटीकोट के जंगली भंवर को देखकर घबराहट में पलके झपका रहे थे। वे ये सोचकर हताश हो गए कि उन्होंने इतने लंबे समय तक इंतजार किया और फिर भी वे सभी इस तरह उड़ गए और उनमें से किसी को भी पहचान नहीं पाए। छोटी काली बिल्लियों का झुंड ओलेक्लोथ पर सो रहा था, अपनी माँ के पेट से लिपटा हुआ था और माँ प्रसन्नता की स्थिति में अपने पंजे फैला रही थी, जबकि बड़ी कछुआ खोल वाली बिल्ली मेज के दूसरे छोर पर बैठी थी। उसकी दुम उसके पीछे फैली हुई थी और उसकी पीली आंखें गंभीरता से महिलाओं की उड़ान का अनुसरण कर रही थीं। यदि महामहिम इस ओर आने की कृपा करें, बोडेनवे ने सीढ़ियों के नीचे खड़े होकर कहा और गलियारे की ओर इशारा किया। कुछ कोरस लड़कियां अभी भी उसके साथ साथ चल रही थीं। राजकुमार नाना के पीछे चलने लगा, जबकि मुफ्त और मार्क्विस उसके पीछे पीछे चल रहे थे। ये थिएटर और बगल के घर के बीच एक लंबा, संकरा रास्ता था, एक तरह की संकरी गली जो एक ढलानदार कांच की छत से ढकी हुई थी। दीवारों से नमी निकल रही थी और टाइल वाले फर्श पर पैरों की आवाज़ इतनी खोखली लग रही थी जैसे किसी भूमिगत तहखाने में हो। यह उस तरह के कचरे से भरा हुआ था जो आमतौर पर एक गैरेज में पाया जाता है। वहाँ एक वर्कबेंच थी जिस पर दरबान दृश्य के ऐसे हिस्सों को समतल करता था जैसा कि उसे चाहिए। इसके अलावा लकड़ी के अवरोधों का एक ढेर था जो रात में लोगों के आने जाने को नियंत्रित करने के उद्देश्य से थिएटर के दरवाजे पर रखे जाते थे। नाना को अपना कपड़ा उठाना पड़ा क्योंकि वह एक हाइड्रेंट के पास से गुजरी थी, जिसे लापरवाही से बंद कर दिया गया था, जिससे पैरों के नीचे टाइलें पानी से भर रही थीं। प्रवेश द्वार पर कंपनी ने झुककर अलविदा कहा और जब बोडेनवे अकेला था तो उसने राजकुमार के बारे में अपनी राय को एक बेहद दार्शनिक तिरस्कार के साथ व्यक्त किया। वो वैसे भी थोड़ा मूर्ख है, उन्होंने फाउचेरी से बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए कहा, और यह कहकर रोज मिग्नन उस पत्रकार को अपने पति के साथ घर ले गईं ताकि घर पर उनके बीच सुलह हो सके। मुफ्त फुटपाथ पर अकेला रह गया था। महामहिम ने नाना को चुपचाप अपनी गाड़ी में बिठाया था और मार्क्विस सेटन और उसके सुपर के पीछे खिसक गया था। अपनी उत्तेजना में वह इस दुष्ट जोड़े के पीछे पीछे चलने में संतुष्ट था, इस उम्मीद में कि उसे कोई छिटपुट कृपा मिल जाएगी। फिर दिमाग में आग भरकर मुफ्त ने घर चलने का फैसला किया। उसके भीतर का संघर्ष पूरी तरह से बंद हो चुका था। पिछले 40 सालों के विचार और विश्वास नए जीवन की बाढ़ में डूब रहे थे। जब वह बुलेवार्ड से गुजर रहा था तो आखिरी गाड़ियों की आवाज़ ने उसे नाना के नाम से बहरा कर दिया। गैसलाइट्स ने उसकी आंखों के सामने नग्न अंग नाचने दिए, नग्न अंग, लचीली भुजाएं, सफ़ेद कंधे, नाना के। और उसे लगा कि वह पूरी तरह से उसका है। वह उसी रात 1 घंटे के लिए उसे पाने के लिए सब कुछ त्याग देता, सब कुछ बेच देता। युवावस्था, प्रारंभिक पुरुषत्व का एक कामुक यौवन, आखिरकार उसके भीतर हिल रहा था। कैथोलिक के पवित्र हृदय में और मध्य युग की गरिमापूर्ण परंपराओं के बीच अचानक भड़क उठा।